Yes, people. Yes, people. I hope you're doing wonderful. And मैं आशा करता हूं कि यारों आप अच्छे से पूरा जो मैंने कल आपसे अपेक्षा रखी थी कि आप होमवर्क करके आएंगे वो कर आए होंगे। यारों रीड कर आए हो क्या? बता दो यारों जल्दी से, रीड कर आए हो क्या? आपसे एक अपेक्षा रखी थी मैंने कि आप पावर्स रीड करके आएंगे यारों। चलिए, आशा करता हूं कि एकदम बढ़िया तरीके से रीड कर आए हैं। एंड वेयर आर वी इन दिस चैप्टर? आई टेल यू, हम लोग इस चैप्टर में कहां तक पहुंच चुके हैं यारों। हम लोग इस चैप्टर में स्टार्ट किए थे, इंट्रोडक्शन वगैरह इस चैप्टर का पूरा हम पढ़ चुके हैं। और इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ने के बाद में हम लोगों ने लास्ट सेशन में इस चैप्टर के पार्ट बी में एंट्री ली थी। पार्ट बी एज इन चार्ट 2 जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर हमने पावर्स एंड फंक्शंस की बात की थी। एकदम क्लियर है? सो वी स्टार्टेड इट अप। हम लोगों को इंट्रोडक्शन हर एक बालक को दिलो दिमाग में बैठा हुआ है। इंट्रोडक्शन में कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। क्लियर है कि इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि सेबी एक्ट कब आया था, उसके लिए 3 रेलेवेंट ईयर्स कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। ठीक है, उसके बाद जो हम आगे बढ़े कि सेबी के अंदर बोर्ड ऑफ मेंबर्स कौन कौन होते हैं, आई गेस हर एक के दिलो दिमाग में बैठा हुआ है कि बोर्ड के अंदर भाई साहब चेयरमैन होता है, 2 लोग यहां से आते हैं, 1 लोग यहां से आते हैं, 5 पीपल यहां से, जिनमें 3 होल टाइम होने चाहिए। फिर उनकी क्वालिफिकेशन पढ़ा, उनका टेन्योर पढ़ा, और ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। क्लियर है? उसके बाद में हमने एक स्टेप आगे गए, चार्ट 2 पे गए, जहां पे हमने पावर्स एंड फंक्शंस पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने पहले देखा देयर वर सर्टेन मेजर्स ऑफ सेबी, कि हमने कुछ मेजर्स देखे। फिर आए कुछ पावर्स अंडर सेबी एक्ट, फिर थे कुछ पावर्स अंडर एससीआरए। वो पूरी चीज हमने ओवरव्यू में देखी थी। एंड देयर आफ्टर वी वर जस्ट रीडिंग थ्रू द नोट्स, जहां पे मैंने आपसे अपेक्षा की थी कि आप एक बार घर से रीड कर आएंगे ये सारी चीजें। सो यारों, व्हाट आर वी गोइंग टू डू हियर? वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द टॉपिक। तो हम लोगों ने कहां तक देख लिया है? हम लोगों ने मेजर्स ऑफ सेबी देख लिए। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ये तक, यहां तक देख चुके हैं। यस, चलिए, इसको कहां रखो, ये अलग संघर्ष है यार। इसको मैं अगर यहां रख देता हूं, यहां रख देना चाहिए, यहां पे ऑल कूल राइट? यप। चलिए, तो हमने ये लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था, जिसके अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया था। देखो यहां पे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेबी, जिसके अंदर सबसे पहले मेजर्स ऑफ सेबी हमें दिख रहे हैं, मेजर्स फंक्शंस ऑफ सेबी, देन पावर्स ऑफ सेबी अंडर सेबी एक्ट 1992, देन पावर्स ऑफ सेबी अंडर एससीआरए 1956। तो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं यारों? हम लोग पढ़ चुके थे मेजर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेबी। अजी यारों देखो यहां पे हमने पढ़ा था रेगुलेटिंग द बिजनेस, कि सेबी हैज अ फंक्शन ऑफ रेगुलेटिंग द बिजनेस, कि जो भी यहां पे बिजनेस चल रहा है पूरा रेगुलेट कौन करेगा? सेबी करेगा। सेबी हैज अ बिजनेस ऑफ रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द इंटरमीडिएरीज। इंटरमीडिएरीज में आप जिसका नाम लेना ले लो, आप म्यूचुअल फंड बोल दो, वेंचर कैपिटल फंड बोल दो, आप यहां पे मर्चेंट बैंकर बोल दो, आप अंडर राइटर बोल दो, ब्रोकर बोल दो, इन सबको रजिस्टर और रेगुलेट कौन करता है? सेबी। उस पे पूरा सेक्शन नंबर 12 भी है, वो भी हम देखेंगे। फिर प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग एसआरओज, मैंने बताया सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं, और उनको रेगुलेट करने का काम भी कौन करता है? उनको रेगुलेट करने का काम भी करता है सेबी। Then it was about prohibiting fraudulent and unfair trade practices, कि ये भी कुछ होगा तो सेबी उसको होने नहीं देगा। Promoting investor education, prohibiting insider trading, regulating takeovers, conducting inquiry investigation, furnishing information to authorities, levying fees and charges and conducting research। तो ये सब हमारा चल रहा था, ये हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि सेबी के पास ये सारी ताकतें हैं। मैंने ये सब पढ़ाने के समय आपको बताया था कि ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए टू अंडरस्टैंड कि सेबी करता क्या है, जिससे कि आगे जब हम बढ़ेंगे इस चैप्टर में तब आपको बहुत कंफर्ट लेवल से चैप्टर समझ में आएगा। ये जो पार्ट ऑफ चैप्टर है ये एक बैकग्राउंड क्रिएट करता है फॉर फर्दर पार्ट ऑफ द चैप्टर। क्लियर है? तो आशा करता हूं कि ये दिमाग में अच्छे से बैठ गया। आज क्या करने वाले हैं? हम आगे बढ़ने वाले हैं विद पार्ट्स ऑफ सेबी अंडर सेबी एक्ट 1992। पार्ट 2 इंस्पेक्ट बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स, कि सेबी को अगर कभी भी कहीं कुछ फिशी लग रहा है कि यहां पे नहीं भैया जी, आपका और आपका आप सबके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम करना चाहते हैं इंस्पेक्ट, तो सेबी कैन इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पढ़ेंगे उसको डिटेल में। देन पार वाइल ट्राइंग अ सूट, ये बहुत एकदम आपको एक अलग दुनिया में ले जाएगा। आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी में हमेशा कॉर्पोरेट लॉस पढ़े हो ना, ये आपको एक अलग दुनिया में ले जाएगा। ये आपको ले जाएगा सीपीसी में, कि सिविल प्रोसीजर कोर्ट में सिविल कोर्ट के पास जो पावर होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जो पावर होती है, उस प्रकार की कुछ पावर जो है ना वो दी गई है सेबी को, वो यहां पे देखेंगे हम। देन पार्ट टू पास द फॉलोइंग ऑर्डर्स, फिर कुछ पार है कि फॉलोइंग ऑर्डर्स सेबी पास कर सकता है। ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं आज। आर यू ऑल सेट एंड रेडी टू स्टार्ट द सेशन? नहीं, जब तक आप लोग नहीं बोलोगे मैं स्टार्ट नहीं कर रहा, मैं स्टार्ट ही नहीं कर रहा, अजी मैं स्टार्ट ही नहीं कर रहा। आर यू ऑल सेट एंड रेडी टू स्टार्ट द सेशन? आर यू ऑल सेट एंड रेडी टू स्टार्ट द सेशन? नहीं, मैं बैठ जाऊंगा, अजी मैं यहीं बैठ जाऊंगा। आर यू ऑल सेट एंड रेडी टू स्टार्ट द सेशन?
बोलो 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 बोलो, बोलते क्यों नहीं? चले, आशा करता हूं यस 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 पीपल, हाँ हाँ यस यस यस, दिस थम्स अप इज गुड इनफ, यस बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया। जैन साहब भी आ चुके हैं, अग्रवाल साहब भी आ चुके हैं, सीए में आधी जनता जैन और अग्रवाल है, बहुत ही बढ़िया बात है, इधर आ जाओगा तुम। चलिए, सो हियर वी आर ऑल सेट टू स्टार्ट द सेशन, एकदम मस्ती में। अब हम पढ़ रहे हैं पावर ऑफ सेबी अंडर सेबी एक्ट, ठीक है। सबसे पहली पावर क्या है? पावर विद रिस्पेक्ट टू इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स, कि सेबी के पास एक पावर है कि वो बुक्स और डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, बहुत आसान। फर्दर द बोर्ड में टेक मेजर्स, the board may take measures to undertake or inspect of any book register, book comma register comma other document or record of any listed public company or a public company which intends to get its securities listed। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात करूंगा, बाकी सब तो आसान है। पहले पूरे पैराग्राफ की बात खत्म कर लेता हूं, फिर मैं एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे आता हूं जो आपको बाद में डाउट आ सकता है। सुनना, क्या है पावर विद रिस्पेक्ट टू इंस्पेक्शन, कि कभी भी सेबी को लगता है तो सेबी किसी भी लिस्टेड कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर पब्लिक कंपनी विच इंटेंड्स टू गेट इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड के बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे ऑर्डर कर सकती है ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज वेयर द बोर्ड हैज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट सच कंपनी हैज बीन इंडल्जिंग इन इनसाइडर ट्रेडिंग और फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट। क्या लिखा है यहां पे? कोई भी एक ऐसी कंपनी है जो कि लिस्टेड है या फिर प्रपोज टू बी लिस्टेड है, वहां पे अगर कुछ भी गलत हो रहा है, इनसाइडर ट्रेडिंग हो रहा है, कोई भी मैनिपुलेशन हो रहा है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, सेबी कैन ऑर्डर, सेबी ऑर्डर कर सकता है वहां पर क्या? इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स। चलो मेरी बात को एक बार बहुत अच्छे सुनना, थोड़े से बेसिक्स में जाते हैं, अच्छी चीज सिखाऊंगा, बड़ा मजा आएगा, सुना मेरी बात को। सेबी 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 इज अ गवर्निंग बॉडी फॉर लिस्टेड कंपनीज, सेबी इज अ गवर्निंग बॉडी फॉर लिस्टेड कंपनीज। हमने पहले ही पढ़ लिया था बेसिक्स के अंदर, व्हाट डू यू मीन बाय लिस्टेड कंपनीज? लिस्टेड कंपनीज रिफर्स टू कंपनीज हु आर लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस, जो स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड होती हैं। तो हमारे लिए इंडिया में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, हम ऐसी एग्जांपल ले लेते हैं अभी एनएससी का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सो एनएससी पे बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड है। कोई भी एग्जांपल, चलो मैं नाम भी लिखता हूं और मजा आएगा आपको। एनएससी पे हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड लिस्टेड है, यस बैंक लिस्टेड है, एनएससी बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड है, आप समझ लो टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टीसीएस, आईटीसी, ऐसी बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड है एनएससी पे। सुनना, सो कंपनीज तो इंडिया में बहुत प्रकार की है, लेकिन ये सारी कंपनीज आर लिस्टेड कंपनीज, ये सारी कंपनीज आर लिस्टेड कंपनीज। सेबी सब्सटैंशियली फोकस करता है लिस्टेड कंपनीज पे, सेबी सब्सटैंशियली फोकस करता है लिस्टेड कंपनी। सेबी के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना, वो बनते हैं फॉर लिस्टेड कंपनीज, सही है। तो सर इस सेक्शन की, ये जो हम पार्ट पढ़ रहे थे, पावर ऑफ सेबी टू ऑर्डर एनी इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स एंड अकाउंट्स, यहां तक समझ में आता है कि कोई भी लिस्टेड कंपनी में अगर कुछ भी इनसाइडर ट्रेडिंग हो रहा है, कोई भी मैनिपुलेशन हो रहा है, कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रहा है, तो सेबी हैज द पावर टू ऑर्डर इंस्पेक्शन। ये ठीक है। सर वहां पर एक लाइन लिखी हुई है हमारे नोट्स में, बेरैक्ट में, मॉड्यूल में एक लाइन लिखी हुई है कि सेबी कैन ऑर्डर बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर लिस्टेड कंपनीज और अ पब्लिक कंपनी विच इंटेंड्स टू गेट इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड। सर इसका मतलब क्या हुआ? लिस्टेड कंपनी के ऊपर तो सिक्योरिटीज लॉ एप्लीकेबल होते हैं, लिस्टेड कंपनी के ऊपर तो बिल्कुल सेबी का प्रोविजन है, सेबी के पास ताकत है, तो लिस्टेड कंपनी में सेबी ऑर्डर कर सकता है इंस्पेक्शन, ये तो हम मानते हैं। लेकिन सर एक कंपनी विच इंटेंड्स टू बी लिस्टेड, इसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसी कंपनी जो कि सोच रही है लिस्ट होने का और अभी तक लिस्ट नहीं हुई है, उस पर भी सेबी के रूल्स अप्लाई होंगे, उस पर भी सेबी इंस्पेक्शन ऑर्डर कर सकता है क्या? जी नहीं। अंडरस्टैंड, देयर इज अ प्रोसीजर ऐसा होता है कि आज की तारीख में कोई भी कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल जोमैटो is not yet a listed company, ठीक है, and Zomato wants to become a listed company. Example, Paytm is not yet a listed company, Paytm intends to become a listed company. तो उसका एक पूरा प्रोसीजर है जो आपके सिलेबस में शायद ही है, आपके सिलेबस में प्रोसीजर नहीं, मतलब बहुत ही ऐसा ग्लिम्स है प्रोसीजर का, एक्चुअली पूरा डिटेल प्रोसीजर होता है। तो उसमें स्टेप 1 क्या होता है? यू हैव टू मेक एन एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज टू ऑब्टेन इन प्रिंसिपल अप्रूवल। सर ये इन प्रिंसिपल अप्रूवल क्या है? सिलेबस में नहीं है तो एकदम नॉलेज के लिए समझ लो ताकि ये प्रोविजन अच्छे से समझेगा, और ये लाइन आपको जगह जगह मिलेगी, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इन इट अ बेटर फैशन। व्हाट इज द स्टेप ऑफ बीइंग लिस्टेड? व्हाट आर द स्टेप्स फॉर बीइंग लिस्टेड? अ कंपनी मेक्स एन एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज कि हे स्टॉक एक्सचेंज, मुझे आप अपने ऊपर लिस्ट कर लो। कंपनी मेक्स एन एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज फॉर इन प्रिंसिपल अप्रूवल। इन प्रिंसिपल अप्रूवल का मतलब क्या होता है? एक एडवांस अप्रूवल, कि अभी तक मैंने पूरे कंडीशंस कंप्लाई नहीं किए, बट आप मुझे एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दो दैट इफ आई कंप्लाई विद ऑल द कंडीशंस
Will you allow my listing or not? Will you allow my listing or not if I comply with all the condition? तो स्टॉक एक्सचेंज चेक करता है सब कुछ ठीक है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है, और स्टॉक एक्सचेंज दे देता है इन प्रिंसिपल अप्रूवल. हाँ, उसके बाद में भी कंपनी को 2-3 महीने लग जाते हैं लिस्ट होने में. इमीडिएटली कंपनी लिस्ट नहीं होती है. उसके बाद में कंपनी को सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने, फिर कंपनी को शेयर्स का पब्लिक इशू करना है, फिर पब्लिक उन शेयर्स को अप्लाई करेगी, उसके बाद में वो कंपनी लिस्टेड कंपनी बनती है. आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग. सो द कंपनी ऑब्टेन्स एन अप्रूवल ले लिया है, उस अप्रूवल के बाद में भी कंपनी को बहुत सारे प्रोसेस करना है, देन द कंपनी बिकम्स अ लिस्टेड कंपनी. आप कोई भी एग्जांपल लो ना, आप ले लो कल्याण ज्वेलर्स का एग्जांपल, आप ले लो किसी भी बड़ी कंपनी का एग्जांपल. तो वो पहले स्टॉक एक्सचेंज की परमिशन लिए. स्टॉक एक्सचेंज, हम पब्लिक को शेयर्स इशू कर रहे हैं, उसके बाद में हम पब्लिक को जब शेयर्स इशू कर देंगे, उसके बाद में उन शेयर्स को हम आपके यहां पे लिस्ट करवाना चाहते हैं. डू यू अलाउ अस? सो देन दे गिव यू अ परमिशन. सुनना मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनना. आज मैंने स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन ले लिया, अब मेरे शेयर्स इशू हो रहे हैं. अभी तक पब्लिक ने शेयर्स के लिए अप्लाई नहीं किया है, अलॉटमेंट नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है. एम आई येट अ लिस्टेड कंपनी? Am I yet a listed company? The answer is no. I am not yet a listed company. अभी तक सिर्फ अप्रूवल हुआ है. जब शेयर्स लोग अप्लाई करेंगे, उनको अलॉट कर देंगे, फिर वो शेयर्स लिस्ट होंगे, फिर मैं लिस्टेड कंपनी बनूंगा. तब तक के लिए मुझे कहा जाता है अ पब्लिक कंपनी विच इंटेंड्स टू गेट इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड. तो इंटेंट्स का मतलब आप इसको लिटरली मत लेना दैट अ कंपनी जिसका इंटेंशन है टू बी लिस्टेड. ऐसे तो इंडिया में बहुत सारी कंपनीज होगी जिनका इंटेंशन होगा लिस्टेड होने का. नहीं, यहां पे कौन सी कंपनीज आती है जिन्होंने पहला अप्रूवल ले लिया है और उसके बाद के प्रोसेस में है और ये लिस्टेड होना ऑलमोस्ट श्योर है, कंफर्म है लिस्ट होने वाली है, तो उनके ऊपर पहले से ये प्रोविजन अप्लाई हो जाते हैं. तो सुनना, अब ये पॉइंट क्या है अच्छे से समझ में आएगा. सेबी हैज द पावर टू ऑर्डर इंस्पेक्शन ऑन एनी लिस्टेड कंपनी और एनी पब्लिक कंपनी विच इंटेंड्स टू बी लिस्टेड. इंटेंड्स टू बी लिस्टेड मतलब ऑलमोस्ट लिस्ट हो चुकी है, बस लिस्ट होना बाकी है, बस लिस्ट होना ही बाकी है. So SEBI is a power that SEBI can order inspection. ये आपको जगह जगह मिलेगा, तो कहीं पे भी घबराना मत. Intends to be listed का मतलब ये नहीं है कि इसके मन में एक सोच है लिस्ट होना चाहता है. नहीं, intends to be listed means कि ये आज नहीं तो कल लिस्ट होने ही वाली है, ये अप्रूवल ले चुके हैं. They are almost ongoing the procedure of listing. So this point is very easy. SEBI is a power to order inspection on any listed company or any public company which intends to be listed. क्लियर है? कब? अगर वहां पे कुछ भी अनफेयर चीजें हो रही है. तो ये SEBI की एक और पावर पढ़ी हमने, बहुत अच्छी बात है, आगे काम आएगी. नेक्स्ट, ये पॉइंट बहुत ही काम का है, बहुत काम का है. मैं चाहता हूं कि आप यहां से यहां तक एक बार रीड करो. ऑफ कोर्स आप घर से रीड करके आए होंगे, बट आई वांट यू पीपल टू रीड फ्रॉम हियर टू हियर. गिव इट अ रीड, गिव इट अ रीड, गिव इट अ रीड. मैं रुका हूं आपके लिए, रीड करो. Wonderful. चलिए, आशा करता हूं कि एक रीडिंग लिया आपने. फोकस करना है यहाँ पे. व्हाट इज दिस? अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली. सिविल कोड सीपीसी में गवर्न होता है, सिविल प्रोसीजर कोड. सिविल प्रोसीजर कोड गवर्न्स द सिविल कोड. तो उसमें एक लिस्ट ऑफ पावर्स है कि सिविल कोड को कितनी सारी ताकत है. अरे भारत में सिविल कोड को बहुत सारी पावर है. So CPC gives all the list of powers with the civil codes. ठीक है. अब हमारा सेबी बना. मैंने आपको बताया बातों ही बातों में, सेबी हैज गॉट लेजिस्लेटिव पावर्स एज वेल. सेबी बहुत सारे रेगुलेशंस बनाए इंडिया में, म्यूचुअल फंड रेगुलेशन, इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन, ये सब सेबी ने बनाया. तो सेबी के पास लेजिस्लेटिव पावर है. सेबी के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर तो है ही है, एडमिनिस्टर सेबी कर रहा है. साथ में सेबी के पास एडजुडिकेटिंग पावर भी है कि अगर कल को आपको किसी के साथ के अगेंस्ट केस फाइल करना है, आपको लगता है दैट समथिंग इज गोइंग रॉन्ग,
फिशी, आप उसके अगेंस्ट केस फाइल करना चाहते हैं, आप सेबी में जाके उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। सेबी ऑर्डर पास करेगा कि यहां पे कुछ गलत हो रहा था या नहीं। सो सेबी हैज गॉट एडजुडिकेटिंग पावर्स एज वेल लाइक अ कोर्ट। सो व्हेन सेबी गॉट सर्टेन एडजुडिकेटिंग पावर्स, सो सेबी गॉट सम एडजुडिकेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे एडजुडिकेशन भी संभालना है, तो सेबी को चाहिए थी कुछ पावर्स भी लाइक अ कोर्ट। बोलो मुझे कोर्ट जैसा काम दे रहे हो ना आप, तो मुझे थोड़ी सी कोर्ट जैसी पावर भी चाहिए। आई वुड नीड सर्टेन पावर्स लाइक अ कोर्ट, एंड दैट्स व्हेन सेबी एक्ट राइट्स दैट सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया गेट्स द फॉलोइंग पावर्स। यहां पे आपको 1 2 3 4 5 6 पावर्स दिख रही है। गेट्स द फॉलोइंग 6 पावर्स लाइक अ सिविल कोर्ट अंडर सीपीसी। जैसे सिविल कोर्ट के पास में बहुत सारे पावर, अगर सिविल कोर्ट में पढ़ोगे तो वहां पे बहुत सारे पावर्स लिस्ट किए हुए हैं, उनमें से ये 6 पावर्स सेबी के पास भी होंगे। सो दे हैव ड्रॉन दीस पावर्स फ्रॉम सीपीसी। अब इन 6 पावर्स को समझना, ये एक्चुअली आपको इमेजिन करना होगा एक एक्चुअल कोर्ट को, तो यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ कोर्ट के पास ये सारे पावर्स होते हैं, तो ये सारे पावर्स सेबी ने भी अपने पास मांगे और सेबी को मिले अंडर सेबी एक्ट। क्या पावर्स थे? पहला, अब ये पूरी लैंग्वेज ही चेंज जाएगी बिकॉज ये अब सीपीसी की लैंग्वेज है। पहले, द बोर्ड शैल हैव द सेम पावर्स आर वेस्टेड इन द सिविल कोड अंडर सीपीसी। सिविल प्रोसीजर कोड को सीपीसी कहते हैं हम, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को सीआरपीसी कहते हैं हम लोग, ठीक है। वाइल ट्राइंग अ सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, नेमली कि जब भी सेबी के सामने कोई भी मैटर आता है, कोई भी सूट आ रहा है, तो सेबी के पास ये 6 पावर्स होंगी। क्या? लाइक अ सिविल कोड। क्या? पहला, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। सेबी कैन ऑर्डर एनी पार्टी, कोई भी कंपनी है, कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी इंटरमीडिएट है, कोई भी व्यक्ति बैठा है, सेबी उसे ऑर्डर कर सकता है दैट यू हैव टू प्रेजेंट दीज बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। कोर्ट में होता है ना कि कोर्ट में जज हैज द पावर कि भैया जी ये मैटर चल रहा है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करो, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। उसी प्रकार से सेबी आल्सो हैज अ पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बिल्कुल जरूरत है इस पावर की। सेबी को अगर मैटर हैंडल करने अपने सामने, तो सेबी को इन सब पावर्स की जरूरत है। सो द फर्स्ट पावर विद सेबी इज डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, हाँ ये सारे पावर्स हैं। सेबी कैन ऑर्डर एनीवन टू प्रोड्यूस एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसको याद रखने के लिए इस तरह से इमेजिन करो, सोच लो मैं जज है, ठीक है ना, और यहां पे पूरा कोई एक मैटर चल रहा है, तो सबसे पहली पावर के तहत मैंने क्या बोला है? सबसे पहली पावर के तहत मैंने ऐसा बोला है दैट प्लीज प्रोड्यूस दीज डॉक्यूमेंट्स। अब वो चुपचाप डॉक्यूमेंट्स लेकर आएंगे। क्यों बेटा जी? मैं कोर्ट है ना, तो कोर्ट के पास ये पावर है टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स। पहला पॉइंट। दूसरा, कोर्ट क्या कर सकता है? समनिंग एंड एनफोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन। आपने सुना होगा ना, कोर्ट से समन्स आ चुके हैं। इसका मतलब क्या है? कोर्ट हैज अ पावर कि वो भारत देश में किसी को भी बुला सकता है। बुलाने के लिए क्या करना होगा? कोर्ट हैज टू पास समन। एक समन आएगा आपके घर पे कि आपको कोर्ट में इस दिन प्रेजेंट होना, जिसको आप कहते हैं ना कोर्ट में तारीख आई है, तारीख आना इज दिस, कोर्ट समन्स यू ऑन दैट पर्टिकुलर डेट। क्लियर है यारों? तो यहां पे समन क्या है? समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन। तो किसी भी व्यक्ति को समन करने की पावर रखता है कोर्ट, ठीक है भाई। तो पहला है किसी भी डॉक्यूमेंट को मंगवा सकता हूं मैं, दूसरा किसी भी व्यक्ति को भी मंगवा सकता हूं मैं। तो पहला क्या पॉइंट हो गया? डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स। दूसरा हो गया समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, ठीक है। तो मैंने किसी भी बुक्स को भी मंगा लिया, किसी पर्सन को भी बुला सकता हूं। वेरी गुड। थर्ड, एग्जामिनेशन ऑन ओथ। वैसे ये जो थर्ड पॉइंट है इसी का सप्लीमेंट्री पॉइंट है, ऐसा समझो कि मैं किसी व्यक्ति को बुला सकता हूं। आपने देखा होगा ना मूवीज में, भारत में बहुत सारी मूवीज अब कोर्ट के ऊपर बन चुकी है, तो आपने देखा होगा कि व्यक्ति आता है, मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि मैं जो भी कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। इस चीज को कहते हैं ऑन ओथ। तो आप कोर्ट के पास पावर हो, किसी व्यक्ति को बुला सकता है और उसको समन तो कर दिया, एंड देन एग्जामिनेशन ऑन ओथ, उसको एग्जामिनेशन कर सकता है ऑन ओथ। सो यू कैन एग्जामिन द पर्सन ऑन ओथ, वेरी इजी। नेक्स्ट, इंस्पेक्शन ऑफ एनी बुक्स रजिस्टर अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ एनी पर्सन। किसी भी व्यक्ति के बुक्स डॉक्यूमेंट्स को आप इंस्पेक्शन ऑर्डर कर सकते हैं। कौन सा व्यक्ति? रेफर्ड इन सेक्शन 12। सेक्शन 12 आप बहुत जल्द पढ़ेंगे। सेक्शन 12 टॉक्स अबाउट इंटरमीडिएट। सेक्शन 12 क्या कहता है? मैं आपको पहले ही बातों बातों में बता चुका हूं कि अगर किसी भी व्यक्ति को, आपको मर्चेंट बैंकर की तरह काम करना है, आपको अंडर राइटर की तरह काम करना है, आपको कोई भी काम करना है अंडर सिक्योरिटीज मार्केट, आपको खुद का स्टॉक एक्सचेंज खोलना है, आपको जो भी करना है, यू हैव टू बी रजिस्टर्ड विद सेबी अंडर सेक्शन 12। सारी इंटरमीडिएट्स को सेबी के पास जाना होता है। सेबी यार सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे दो ना, प्लीज दे दो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे दो। और अगर आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलता है तो ही आप काम कर सकते हैं। तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलता है सेक्शन 12 में। तो सेक्शन 12 कवर्स ऑल द इंटरमीडिएट्स। तो किसी भी इंटरमीडिएट का अगर इंस्पेक्शन ऑर्डर करना है तो ये पावर भी है किसके पास? सेबी के पास। सेबी हैज अ पावर टू ऑर्डर इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स एंड अकाउंट्स ऑफ एनी इंटरमीडिएट लिस्टेड अंडर सेक्शन 12। सेक्शन 12 इज फॉर इंटरमीडिएट, सो एनी पर्सन लिस्टेड अंडर सेक्शन 12। सेक्शन 12 भी सिलेबस में आएगा। इसके अलावा सेबी कैन ऑल्सो ऑर्डर इंस्पेक्शन ऑफ एनी बुक्स और रजिस्टर और इन डॉक्यूमेंट ऑफ एनी लिस्टेड कंपनी
और अ पब्लिक कंपनी विच इंटेंड्स टू गेट इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड, आई गेस नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग कि हाँ भाई कोई लिस्टेड कंपनी है तो उसके ऊपर भी इंस्पेक्शन कर सकती है, तो देखा ही था ना हमने, और साथ में कोई कंपनी विच इज प्रपोज टू बी लिस्टेड तो उस पर भी इंस्पेक्शन कर सकती है। ये पावर तो ऊपर वाले पॉइंट में था ही ना उनके पास। And last, issuing commissions for the examination of witness or document. SEBI has the power to issue commissions for the examination of witness or document. कि आपके सामने कोई भी witness or document है उसके लिए commissions issue कर सकते हैं। सर एक चीज नहीं समझी, फर्स्ट पॉइंट में एक पावर थी SEBI के पास टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स एंड अकाउंट्स, कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स को बुला सकते हैं अंडर पावर 1। सेकंड, किसी भी व्यक्ति को समन करना है तो पावर 2 थी। तो ये लास्ट में अलग से 6 पॉइंट क्यों आया, इशूइंग कमीशंस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के लिए पॉइंट ऑलरेडी है, लोगों को बुलाने के लिए ऑलरेडी पार्ट 2 है। फर्स्ट पॉइंट के तहत आप किसी भी डॉक्यूमेंट को बुला सकते हैं, सेकेंड पार्ट के तहत आप किसी भी व्यक्ति को बुला सकते हैं। तो 6 पार्ट की सेपरेट जरूरत क्या थी, सुनना। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन समनिंग एंड कमीशंस। कमीशंस में क्या होता है, कोई बुक्स या कोई व्यक्ति अगर कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी में है, कोई भी बुक्स या व्यक्ति अगर कस्टडी में है, आपको चाहिए वो व्यक्ति आए, आप उसको समन इशू करोगे तो क्या होगा, आप उसको समन इशू नहीं कर सकते। समन एक ऐसे व्यक्ति को इशू किया जाता है जो फ्री टू मूव है, तो आप उसको समन इशू करोगे, आना, वो आएगा। कोई बुक्स डॉक्यूमेंट्स कंपनी के पास है, आपको बुलानी है, आप फर्स्ट में उस बुक्स की डिस्कवरी प्रोडक्शन ऑर्डर करोगे। लेकिन अगर कोई बुक्स मान लीजिए पुलिस ने सीज किए हुए, पुलिस के पास है, मान लीजिए कोई व्यक्ति पुलिस के पास है, तो उन सब केसेस में यू इशू कमीशंस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट्स। थोड़ा सा बारीक डिफरेंस है, ठीक है, बट खैर चार्टर्ड अकाउंटेंसी में इतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, लॉ में एज एन एलएलबी के अंदर ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। एकदम लाइटर नोट पे समझते हैं हम लोग। चलो, पावर ऑफ बोर्ड व्हाइल ट्राइंग सूट, तो बोर्ड के पास ये 6 पावर्स हैं। क्या 6 पावर्स है, पहला, किसी भी बुक्स को बुला सकता हूं मैं, जुप बुक आ जा, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट। सेकंड पावर है मेरे पास कि मैं क्या मंगवा सकता हूं, मैं किसी भी व्यक्ति को बुला सकता हूं, इशूइंग समन्स फॉर एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन। एंड नेक्स्ट, एग्जामिन हिम ऑन ओथ। उसके बाद में आई कैन ऑर्डर इंस्पेक्शन ऑन एनी पर्सन लिस्टेड अंडर सेक्शन 12 एज वेल एज आई कैन ऑर्डर इंस्पेक्शन ऑफ एनी लिस्टेड कंपनी और एनी कंपनी इंटेंड्स टू बी लिस्टेड। एंड लास्ट पॉइंट क्या आता है, यू कैन इशू कमीशंस फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट। ये 6 पावर जो है ना, ये 6 पावर सेबी के पास हैं, लेकिन ये सेबी एक्ट में कहीं लिखी हुई नहीं है, ऐसा समझ लो। ये पावर सेबी एक्ट ने कहां से ली है, सीपीसी से। So these 6 powers SEBI Act has taken from CPC. So for these 6 things, SEBI has a power like a civil code, like a civil. बेहतरीन। हम लोग पढ़े थे पार्ट्स ऑफ सेबी, बहुत आसान चल रहा है। पहला पॉइंट आता है सेबी इज अ पावर टू ऑर्डर इंस्पेक्शन। सेकंड पॉइंट आता है सेबी इज अ पावर लाइक अ सिविल कोर्ट टू एनी सूट, टू ट्राई एनी सूट। वहां पे 6 पॉइंट्स आ गए, वहां पे वापस इंस्पेक्शन की बात भी आई। उसके बाद आता है थर्ड, पासिंग ऑफ एनी ऑर्डर बाय सेबी। समझना अच्छे से, चलो ठीक है। ऊपर के पॉइंट में सेबी ने इंस्पेक्शन किया, ऊपर के पॉइंट में सेबी के ऑर्डर है कि सेबी इंस्पेक्शन कर सकता है। इंस्पेक्शन किया, उसके दौरान सुनना, द बोर्ड में बाय एन ऑर्डर फॉर रीजंस, बोर्ड मतलब सेबी, फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर और सिक्योरिटीज मार्केट, टेक एनी ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ईदर पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी और ऑन कंप्लीशन ऑफ सच इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी। कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी पेंडिंग है तब, या इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी खत्म हुई तब सेबी ये सारे एक्शन ले सकता है। आप ऐसे समझो कि यहां पे 3 ही पावर पड़ रहे हैं। पहला पावर क्या था, दे कैन ऑर्डर इंस्पेक्शन, दे कैन ऑर्डर इंस्पेक्शन। दूसरा पावर क्या था, सिविल कोर्ट जैसा कुछ पावर आया। नेक्स्ट यार, ये जब आप इंस्पेक्शन, ठीक है, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हो, तो उसके बाद में उसके दौरान कौन कौन से ऑर्डर्स पास कर सकते हो, देखना। तो सेबी हैज अ पावर टू ऑर्डर व्हाट, सस्पेंड द ट्रेडिंग ऑफ एनी सिक्योरिटी इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। सेबी को लगता है कि कुछ फिशी चल रहा है आपकी कंपनी में, जब तक केस चल रहा है आपकी कंपनी के शेयर्स में ट्रेड नहीं होगी। सेबी हैज अ पावर टू सस्पेंड द ट्रेडिंग, उसकी ट्रेडिंग को सस्पेंड कर सकता है। नेक्स्ट, SEBI is a power to restrain person from accessing the securities market and prohibit any person associated with securities market to buy, sell or deal in securities। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आप कुछ भी आप देखो, केतन पारेख ले लो, हर्षद मेहता ले लो, मिस्टर राजू ले लो, सत्यम स्कैम का, इन सब के केस में जब इन्होंने स्कैम किया, उसके बाद में सेबी ने ऑर्डर पास किया कि हे व्यक्ति, अब आप जीवन में कभी सिक्योरिटी मार्केट में एक्सेस नहीं कर सकते, या फिर 2 साल तक आप सिक्योरिटीज मार्केट में एक्सेस नहीं कर सकते, 5 साल तक आप सिक्योरिटीज मार्केट में एक्सेस नहीं कर सकते। तो जब भी ऐसा कुछ हुआ, उसके बाद में एक ऑर्डर पास किया गया कि आप सिक्योरिटीज मार्केट में एक्सेस नहीं कर सकते। तो सेबी हैज अ पावर टू पास सच ऑर्डर। सस्पेंड एनी ऑफिस बेरर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज और सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। हमें पता चला कि इस फ्रॉड में हमारे सेबी के अंदर का भी कोई ऑफिस बेरर इन्वॉल्व है, या फिर एसआरओ का कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है, तो सेबी उसको भी निकाल सकता है, बड़ी बात नहीं है।
impound and retain the proceeds or securities in respect of any transaction which is under investigation. impound and retain क्या हो गया कि मान लीजिए जब तक केस चल रहा है तब तक जो भी पैसा है उसको मैं impound करके रखना चाहता हूं, मेरे कंट्रोल में, हमारे पास सीज करके फोरफीट करके रखना चाहते हैं, तो यू कैन डू दैट एज वेल. ठीक है, तो जब तक केस चल रहा है तो जो भी सिक्योरिटीज है, जो भी पैसा इन्वॉल्व है, वो सब आप इंपाउंड कर सकते हैं. दैट इज ऑल्सो पावर ऑफ सेबी. अब ये पॉइंट को ध्यान से समझना, यहां पे एक अच्छी चीज आएगी, सुनना. अटैच का मतलब आई गेस आप समझते हैं कि कभी भी प्रोसीडिंग चली तो कोर्ट कैन ऑर्डर अटैचमेंट, कि आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर रहे हैं. उसी तरह से अंडरस्टैंड, सेबी कैन ऑर्डर अटैचमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 90 डेज. अंडरलाइन करो, अटैचमेंट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 90 डेज. बस अंडरलाइन कर रखो, अटैचमेंट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 90 डेज. कहने का मतलब है सेबी अगर कभी भी अटैचमेंट ऑर्डर कर रहा है कि हाँ भाई साहब आपके असेट को अटैच कर रहे हैं, इट कैन नॉट एक्सीड 90 डेज of bank account or other property of any intermediary or any person associated with the securities market in any manner involved in violation of any of the provision of this act or the rules or the regulation made thereunder. कि किसी भी व्यक्ति ने अगर कोई भी रूल का, एक्ट का, रेगुलेशन का वायलेशन किया तो उसके असेट्स को अटैच भी किया जा सकता है. ये पावर भी है सेबी के पास. ठीक है, एग्जाम्पल समझो ना. मान लीजिए हर्षद मेहता ने बहुत बड़ा स्कैम किया, तो जैसे ही सेबी को पता चलेगा, सेबी सबसे पहले उसके सारे असेट्स को अटैच कर देगा कि आपके सारे असेट्स को, आपके बैंक अकाउंट को, सब कुछ हम सीज कर रहे हैं, आप इनमें से किसी भी चीज को सेल नहीं कर सकते. तो सेबी इज अ पावर टू राइट टू अटैच. इजी. देन व्हाट? प्रोवाइडेड दैट द बोर्ड शैल विद इन 90 डेज ऑफ द सेट अटैचमेंट. मैक्सिमम 90 डेज का अटैचमेंट होता है, तो बोर्ड को 90 डेज के अंदर ऑब्टेन कंफर्मेशन ऑफ द सेट अटैचमेंट फ्रॉम अ स्पेशल कोर्ट. अंडरलाइन करो इस लाइन को, कंफर्मेशन ऑफ द सेट अटैचमेंट फ्रॉम द स्पेशल कोर्ट. बहुत केयरफुली किसी चीज को अंडरलाइन करा रहा हूं, ध्यान रखना. तो यहां पर क्या होता है, एक बार तो सेबी अटैच कर सकता है, लेकिन उसके अंदर विद इन 90 डेज सेबी हैज टू ऑब्टेन कोर्ट का कंफर्मेशन आल्सो. बिकॉज एक्चुअली आपने सुना, देखा होगा ना मूवीज में, कोई घर में गया कोई भी चीज करने के लिए, कोर्ट का वारंट लाए हो क्या, तो उसी प्रकार से यहां पर है. बट यहां पर पहले से नहीं चाहिए. यहां पर क्या लिखा है, विद इन 90 डेज अटैच तो कर लो सेबी, विद इन 90 डेज आपको कोर्ट का अप्रूवल चाहिए. स्पेशल कोर्ट क्या होता है ये भी आगे कवर होगा. स्पेशल कोर्ट है, उस स्पेशल कोर्ट का अप्रूवल चाहिए. स्टैब्लिश अंडर सेक्शन 26A में स्पेशल कोर्ट की बात करेंगे. हैविंग जुरिसडिक्शन एंड ऑन सच कंफर्मेशन सच अटैचमेंट शेल कंटिन्यू ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अफॉरसेड प्रोसीडिंग एंड ऑन कंक्लूजन ऑफ द सेड प्रोसीडिंग. जब प्रोसीडिंग हो जाएगी, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 28A शेल अप्लाई. फिर 28A अप्लाई हो जाएगा. 28A भी आपके सिलेबस में. 28A टॉक्स अबाउट रिकवरी ऑफ मनी. अब पता चल गया हर्षद मेहता का स्कैम हुआ, जब तक प्रोसीडिंग चल रही थी. देखो, सेबी ऑर्डर कर सकता है 90 डेज के लिए अटैचमेंट. ठीक है, 90 डेज का अटैचमेंट किया, इन 90 डेज के अंदर आपको स्पेशल कोर्ट का अप्रूवल लाना है. ठीक है, अप्रूवल लिया है. अब ये कब तक अटैच रहेगा आपको समझ में आ रहा है? सिर्फ 90 डेज तक अटैच नहीं रहेगा. 90 डेज का टाइम पीरियड तो इसलिए है कि 90 डेज के अंदर आपको कोर्ट का अप्रूवल लाना है. एक बार आप कोर्ट का अप्रूवल ले आए, उसके बाद में जब तक प्रोसीडिंग्स चल रही है तब तक अटैच्ड रहेगा. और जब कंक्लूजन होगा, प्रोसीडिंग्स का एंड हो गया, तब देखा जाएगा कि स्थिति क्या है. अगर तब हमें पता चलता है हाँ प्रोसीडिंग्स तो एंड हो चुकी है, एंड दिस पर्सन हैज टू पे से 10,000 करोड़, तो फिर उसके असेट्स को बेच के 10,000 करोड़ रियलाइज किया जाएगा. 28A आपके सिलेबस में है, एंड में आप पढ़ोगे, इट टॉक्स अबाउट रिकवरी ऑफ मनी. क्लियर है? तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि सेबी हैज अ पावर टू ऑर्डर अटैचमेंट बट मैक्सिमम 90 डेज. इन 90 डेज के अंदर सेबी को स्पेशल कोर्ट का अप्रूवल लेना होगा, ऑथराइजेशन लेना होगा. फिर वो अटैचमेंट कंटिन्यू करेगा. कब तक? जब तक प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं. उसके अगेंस्ट केस चल रहा है तो केस फाइनल नहीं होता है, और जब केस फाइनल होगा फिर आप रिकवरी करोगे. अगर मान लीजिए उसके अगेंस्ट कोई ऑफेंस प्रूव हो गया तो यू विल बी डूइंग द रिकवरी एज पर 28A, और ऑफेंस प्रूव नहीं हुआ तो अटैचमेंट हटा दोगे. आई गेस इट इज वेरी लॉजिकल, कोई बड़ी बात नहीं है. चलिए, उसके बाद में provided further that only property, bank account or accounts or any transaction entered therein so far as relates to the proceeds actually involved in violation of any of the provision of this act or the rule or regulation made thereunder shall be allowed to be attached. अभी क्या कह रहे हैं, कुछ भी ऐसा मतलब कोई बड़ी बात नहीं. provided that कोई भी प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट या फिर अकाउंट और एनी ट्रांजैक्शन एंटर्ड देयरिन सो फार एज रिलेट्स टू द प्रोसीड्स एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन वायलेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट शैल बी अटैच्ड. कि क्या क्या अटैच कर सकते हो, कि हर्षद मेहता को अपने पिताजी से 5 करोड़ का लैंड मिला था, उसको आप अटैच नहीं कर सकते इस प्रोविजन में. आप किस चीज को अटैच कर सकते हो कि हर्षद मेहता ने स्कैम किया,
5,000 करोड़ का, उस 5,000 करोड़ के स्कैम से उसके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ है, बैंक अकाउंट में 10 करोड़ है, उसके पास में 50 करोड़ का बंगलो है, उसके पास कार है, ऑफिस खरीदा, ये सब उसने स्कैम के पैसे से खरीदा। तो जो जो आपको लगता है कि उसके प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इन्वॉल्व करने वाला असेट्स है, उन सबको आप अटैच कर सकते हो। बस आई होप यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। तो ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट था। अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे ना, टेल यू, हम एक अच्छा बैकग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं आगे का पढ़ने के लिए, लेकिन ये एक अच्छा पॉइंट बिल्कुल मिला अटैचमेंट को लेके। स्टार मार्क कर दो यहाँ पे, स्टार मार्क कर दो। मतलब हम किस तरह से पढ़ रहे हैं कि अगर मैं एग्जामिनर हूं ना, हमें ऑफकोर्स अच्छे से पढ़ना है सेबी एक्ट, बट साथ में एग्जामिनर के माइंडसेट से सोचता हूं, तो अभी तक के कोई भी टॉपिक पे जो पावर्स के बाद ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आ जाएगा, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, बट दिस इज अ नाइस पॉइंट दैट सेबी हैज अ पावर टू ऑर्डर अटैचमेंट अप टू 90 days। विद इन 90 days सेबी हैज टू ऑब्टेन अप्रूवल फ्रॉम स्पेशल कोर्ट। एक बार स्पेशल कोर्ट का अप्रूवल आ गया, फिर द अटैचमेंट विल कंटिन्यू अप टिल द प्रोसीडिंग्स आर कंटिन्यूइंग, एंड जब प्रोसीडिंग्स एंड हो जाएगी, फिर जो ऑर्डर आया कोर्ट का उसके अकॉर्डिंगली रिकवरी होगी एज पर 28A। चल मुझे बताओ, ये वाला सेक्शन समझ में आया क्या? अभी तक तो काफी आसान था, ये वाला सेक्शन समझ में आया क्या? चल ये वाला सेक्शन कंफर्टेबली समझ में आ रहा है क्या? यहां से यहां तक आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? गिव इट अ रीड, आई जस्ट वेट फॉर यू, नो प्रॉब्लम। गिव इट अ रीड फ्रॉम हियर टू हियर, टेल मी आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? बढ़िया सेक्शन है, अभी तक क्वाइट इजी चल रहा है, पार वगैरह की बात, सो इट्स क्वाइट इजी। विद दिस बैकग्राउंड देन वील बी गोइंग अहेड विद चार्ट 3, मजा आएगा। परफेक्ट है, बहुत ही बढ़िया। चलिए, सो आशा करता हूं बहुत बढ़िया। चलिए समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में और क्या है? चलो ठीक है, अटैच कर सकता है, और क्या पावर्स है? डायरेक्ट एनी इंटरमीडियरी और एनी पर्सन एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटी मार्केट इन एनी मैनर नॉट टू डिस्पोज ऑफ और एलिनेट एन असेट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एनी ट्रांजैक्शन व्हिच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। कि किसी इंटरमीडियरी के पास में भी कोई असेट है, राइट, तो उससे भी ऑर्डर पास कर सकते कि आप इस असेट को बेच नहीं सकते, यू कैन नॉट सेल और एलिनेट दिस असेट। नेक्स्ट, without prejudice to the provision contained in subsection 1, 2, 2A, 3 and 4, 11B, section 15I, the board may by an order for reasons to be recorded in writing levy penalty under section 15A, B, C, D, E। ये हम पढ़ने वाले हैं, बड़ा मजा आएगा, पेनल्टीज पढ़ेंगे सारी। तब this is after holding an inquiry in the prescribed manner। ये पूरा पार्ट क्या कह रहा है? कुछ भी नहीं कह रहा है कि जो ऊपर हमने पूरा पढ़ा ना कि आपके असेट्स को अटैच कर सकते हैं, आपके ऊपर हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ये सब तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा अगर कभी सेबी को लगता है प्राइमा फेसी कि आपने तो वायलेशन किया ही है, तो सेबी सीधा आपके ऊपर पेनल्टी भी इंपोज कर सकता है, पेनल्टी के सेक्शन से 15 वाले। तो अगर सेबी को कभी भी लगता है विदाउट प्रेजुडाइज टू दीज सेक्शंस कि इसमें जो लिखा है वो तो सही है, लेकिन इनको प्रेजुडाइज करे बिना अगर सेबी को कभी भी लगता है, तो सेबी क्या कर सकता है? सेबी कैन ऑर्डर पेनल्टी अंडर सेक्शन 15। एकदम इजी, कुछ भी नहीं। Next point, the amount disgorged pursuant to a direction under section of SEBI Act और SCRA और Depositories Act 1996 का मैंने आपको बताया था, और under a settlement made under section this of SCRA और section 19I of Depositories Act as the case may be। सुना क्या लिखा है यहाँ पे? The amount disgorged। सर ये सारे sections इतने सारे, ये सब क्या है? कुछ रेलेवेंस नहीं है, पॉइंट समझो बस। The amount disgorged pursuant to a direction issued under any of the provision may be, जो भी मे बी का मतलब कहां पर आ रहा है कि अगर मान लीजिए सेबी ने सेबी एक्ट की वजह से या एससीआरए सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट की वजह से या फिर डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 की वजह से, आपको याद है क्या डिपॉजिटरीज एक्ट ने क्या किया था? आपके सिलेबस में नहीं है मुझे पता है, बट मैंने आपको बेसिक्स में बताया था। 1996 के पहले सारे शेयर्स फिजिकल फॉर्म में हुआ करते थे, और 1996 में एक एक्ट आया था डिपॉजिटरीज एक्ट, जिसने इंडिया में डीमैट अकाउंट का कंसेप्ट लाया था। तो उस डिपॉजिटरीज एक्ट के अंदर भी बहुत कुछ है। इन सारे एक्ट में कहीं पे भी अगर कोई आपसे अमाउंट डिस्गॉर्ज करने का बोल रहा है, अमाउंट डिस्गॉर्ज करने का बोल रहा है, आई होप यू आर वेल अवेयर अबाउट द वर्ड डिस्गॉर्ज, कि कुछ पैसा आपके पास है जो कि इलिजिटली आया है, तो सेबी ऑर्डर कर सकता है दैट डिस्गॉर्ज दिस अमाउंट। सो द अमाउंट सेबी इज आस्किंग यू टू डिस्गॉर्ज कहां जाएगा? विल बी डिस्गॉर्ज टू इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। ब्रिलियंट ब्रिलियंट, बहुत ही बढ़िया। एक बालिका यहां पे ऑलरेडी बोल चुकी थी कि डीमैट वाला कंसेप्ट था, बहुत ही बढ़िया। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में जाएगा, एस्टैब्लिश बाय द बोर्ड। तो ये बोर्ड एक इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड इकट्ठा करेगा, जहां पे जो भी डिस्गॉर्ज अमाउंट आ रहा है ना, कि जो भी अमाउंट आ रहा है वो सारा अमाउंट कहां जाएगा? कि मान लीजिए हर्षद मेहता ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया, अब समझो अच्छे से मेरी बात को। उसने जब फ्रॉड किया, फॉर एग्जाम्पल यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ सत्यम का फ्रॉड, हर्षद मेहता के पीछे क्यों पड़े हम? सत्यम का फ्रॉड किया मिस्टर राजू ने। मुझे बताओ नुकसान किसका हुआ?
हार्ड एंड मनी जो लोगों ने इन्वेस्ट किया उनका हुआ ना, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, या जिन जो इन्वेस्टर्स थे उनका नुकसान हुआ। प्रॉफिट थोड़ा बहुत राजू का हुआ, राइट। तो राजू के पास मान लीजिए उन्होंने स्कैम किया 10,000 करोड़ का, उसमें से 5,000 करोड़ राजू से रिकवर हो गए। क्या करेगा उसका, क्या करें उसका? 5,000 करोड़ राजू से रिकवर हो गए, मतलब राजू के पास 5,000 करोड़ के असेट्स मिल गए। क्या करें उसको? उसको इन्वेस्टर में बांट सकते हैं क्या? नहीं बांट सकते, बहुत मुश्किल है। वो पैसा इन्वेस्टर में नहीं बांटा जा सकता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ऐसा जो पैसा आता है, ऐसा जो पैसा आता है, इसे डिस्गॉर्ज्ड अमाउंट आप कह सकते हैं। एंड ये जो पैसा इकट्ठा हुआ है, ये जो पैसा इकट्ठा हुआ जो उसने इललिजिट प्रॉफिट बनाया है, ये पूरा कहां पे जाएगा? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड में जाएगा। And such amount shall be utilized by the board in accordance with the regulation made under this act. तो इस रेगुलेशन के हिसाब से उसको यूज किया जाएगा। तो जो भी डिस्गॉर्ज्ड अमाउंट है वो कहां जाता है? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। बहुत बढ़िया। अब यहां पे खत्म हो जाता है पावर्स ऑफ सेबी। मैं जानता हूं आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब पावर्स ऑफ सेबी खत्म होंगे। मैं आपको कह रहा हूं ना, जिस दिन ये एक्ट खत्म होगा उस दिन आपको एक अलग ही टाइप की फीलिंग देगा मैं, और ये मैं आपको अश्योर करता है। तो मस्ती से बैठे रहो अभी, ठीक है? जस्ट सिट टाइट एंड रिलैक्स एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड। डूब जाओ सेबी के अंदर। क्लियर यारो? चल, तो यहां तक हमने क्या देखा? अभी तक हम लोग पावर्स पढ़ रहे थे। तो पावर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं सबसे पहले मेजर्स बाय सेबी, देन पावर्स बाय सेबी अंडर सेबी एक्ट, एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर पावर्स ऑफ सेबी अंडर एससीआरए, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। सर बट हेडिंग में तो लिखा है फंक्शंस। देखो, एडिशनल फंक्शंस ऑफ सेबी अंडर एससीआरए ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है, बट एक्चुअली ये सब पावर्स है। देखो, पावर, पावर टू, पावर ऑफ सेबी, पावर टू अपॉइंट पर्सन, सारे पावर्स हैं। पावर टू डेलीगेट, ये सब पावर्स ही हैं, ठीक है? बट हेडिंग फंक्शन दे रखी है, फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज हमने जो टॉपिक की हेडिंग भी दी थी वो दी थी फंक्शंस एंड पावर्स, तो इट रियली डजंट मैटर। तो एससीआरए में सेबी के कुछ पावर्स दे रखे हैं, वो पावर्स अब हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन इसके पहले मैं जानना चाहता हूं बच्चे कि क्या आप भी ऐसा करोगे क्या कि नॉर्मल स्टूडेंट जैसे कंफ्यूज हो जाएगा कि यार सेबी की पावर है, तो सेबी की पावर कौन से वाले? एससीआरए वाले पता नहीं कौन से हैं, सेबी एक्ट वाले पता नहीं कौन से हैं, मेजर्स पता नहीं कौन से हैं, या फिर यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि एससीआरए के अंदर अगर पावर्स दिए तो ऑल ऑफ दीज पावर्स विल बी रिलेटिंग टू व्हाट? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 का एक्ट था। यह एक्ट किसके लिए आया था? यह एक्ट किसके लिए आया था बता सकते हैं कि कोई? यह एक्ट सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट किसके लिए आया था? डू यू रिमेंबर? डू यू पीपल रिमेंबर? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट किसके लिए आया था? तो जिसके लिए वो आया था, सारे पावर्स एससीआरए में तो उससे रिलेटेड ही होंगे ना। बोलो, आइडेंटिफाई कर पा रहे हो क्या? अरे बालिका वापस बोली, स्टॉक एक्सचेंज। यस, मैंने आपको बताया था कि सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट एक एक्ट आया था किसके लिए? स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करने के लिए। स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करने के लिए तो एससीआरए के अंदर तो जो भी पावर्स मिलेंगे वो सब स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड ही मिलेंगे ना। तो यहां पे सेबीज पावर और फंक्शंस अंडर एससीआरए विल बी ऑल रिलेटिंग टू स्टॉक एक्सचेंज। देखना, तो ये एक आइडिया रहेगा आपको। चलो देखते हैं क्या लिखा है यहां पे। जस्ट गिव मी मिनट। बालक शुरू हो जा, आशा करता हूं शुरू हो जाएगा। बहुत बढ़िया। यस पीपल, क्या पावर्स है? द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 which was enacted to prevent undesirable transaction in securities and to regulate the business of securities had given certain powers to central government under the provision of the act। मैंने आपको बताया, मुझे बताओ क्या 1956 में जब वो एक्ट आया था तब सेबी था क्या? 1956 में सेबी था क्या? जो बालक बालिकाएं घर पे बैठ के लेक्चर देख रहे हैं, ऐसे 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 करते रहा करो, कोई परेशानी नहीं होगी। क्लियर है? तो मेरी बात को अच्छे से समझो कि जब एससीआरए आया था 1956 में, तब क्या सेबी था क्या? नहीं, सेबी तो 1988 1992 में आया ना। तो तब जब एससीआरए आया था तब सारे पावर्स किसको दिए गए थे? तब सारे पावर्स दिए गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्लियर है? विच वर लेटर डेलीगेटेड टू सेबी। सो ऑल द पावर्स वर गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। फोकस हियर। द फंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द एक्ट हैव बीन ग्रांटेड टू सेबी। फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के फंक्शंस थे सेबी के आने के बाद वो सारे सेबी को दे दिए गए। दीज फंक्शंस आर, ठीक है? तो अननेसेसरी रट्टा नहीं, पूरा लॉजिक से दिमाग से आना है कि 1956 में सेबी था ही नहीं, तब सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिए थे, फिर बाद में डेलीगेट हो गए सेबी को। क्या पावर्स है? पहला, पावर टू। एक और चीज बता देता हूं कि यहां पे आपको सेक्शन नंबर दिए एससीआरए के।
हमें सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन नंबर पे ध्यान नहीं देना है, हमें सेबी एक्ट के सेक्शन नंबर पे ध्यान देना है बस। तो सेबी एक्ट के सेक्शन नंबर पे देना है। ये पावर जो है ना वो सेक्शन 11 में चल रहा है। मैं एंड में आपको सारे सेक्शंस रिलेट कराऊंगा, बट हाँ एससीआरए के सेक्शन से कंफ्यूज नहीं होना है कभी, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पावर ऑफ सेबी अंडर एससीआरए। फर्स्ट पावर इज पावर टू कॉल फॉर पीरियोडिकल रिटर्न और डायरेक्ट इंक्वायरीज टू बी मेड, ठीक है। तो सेबी हैज अ पावर टू कॉल फॉर पीरियोडिकल रिटर्न एंड डायरेक्ट इंक्वायरीज। कि सेबी इंक्वायरी डायरेक्ट कर सकती है, इंक्वायरी करो इनके ऊपर, किनके ऊपर, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। सेबी कैन कॉल पीरियोडिकल रिटर्न, किन से, स्टॉक एक्सचेंज से। देखो सेबी विल रिसीव फ्रॉम एवरी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज सच पीरियोडिकल रिटर्न रिलेटिंग टू इट्स अफेयर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय एससीआरए रूल्स। एससीआरए में जिस प्रकार से दिया है उस प्रकार से उनसे वो रिटर्न रिकॉर्ड लेंगे। बहुत बढ़िया बात है। पावर टू इंस्पेक्ट, सेबी के पावर है, it shall be open to SEBI to inspect at all reasonable time books of accounts and other documents to be maintained by the stock exchange for period not exceeding 5 years as may be prescribed in public interest and in the interest of trade by central government, ठीक है। तो पिछले 5 सालों के, जैसे कि हम इनकम टैक्स में भी तो एक लिमिट पढ़ते हैं कि इतने सालों के आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है, कभी भी आ सकता है, वो चेक करेगा असेसिंग ऑफिसर। तो उस तरह से ही यहां पर दिया हुआ है कि स्टॉक एक्सचेंज जिसको 5 साल के पूरे अपने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, कभी भी सेबी चेक कर सकता है। तो SEBI has the power to inspect books of accounts of stock exchange. Next, power of SEBI to call for information explanation relating to affairs of the stock exchange. SEBI कभी भी information मांग सकता है, किससे, stock exchange से। It shall also be open to SEBI to call upon recognized stock exchange or any member thereof to furnish in writing such information or explanation relating to the affairs of the stock exchange or the members in relation to the stock exchange as may be required by SEBI in the interest of trade or in the public interest। वापस वही, in the interest of trade public interest में stock exchange से या उसके किसी भी member से information मांगा जा सकता है। stock exchange के member मतलब brokers, stock brokers, ओके। तो स्टॉक एक्सचेंज से या स्टॉक एक्सचेंज से मेंबर से कभी भी इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है, ठीक है। तो पहली पावर थी कि सेबी उनको कभी भी इंस्पेक्ट कर सकता है, दूसरी पावर के उनसे कभी भी इंफॉर्मेशन ले सकता है। वाह। सेबी टू अपॉइंट पर्सन टू मेक एन इंक्वायरी, ठीक है, वही चीज है। इट शैल ऑल्सो बी ओपन टू सेबी टू अपॉइंट बाय ऑर्डर इन राइटिंग वन और मोर पर्सन टू मेक एन इंक्वायरी इन द prescribed manner in relation to the affairs of governing body of stock exchange or the affairs of any of the member of the stock exchange in relation to the stock exchange and submit a report of the result of such inquiry to SEBI within time as specified in the case of affairs of any member or stock exchange। क्या लिखा है समझ, आगे सेबी कैन भी पढ़ेंगे कि सेबी को लगता है कि यार ये स्टॉक एक्सचेंज या इसके किसी मेंबर कि हमें कुछ इंक्वायरी करानी है, तो सेबी कैन ऑर्डर एनी पर्सन टू कंडक्ट इंक्वायरी। तो सेबी एक्ट के अंदर प्रॉपर इंक्वायरी का और इन्वेस्टिगेशन का डिपार्टमेंट भी है, तो उन्हें ऑर्डर कर सकता है। सेबी कैन डायरेक्ट द गवर्निंग बॉडी ऑफ सच स्टॉक एक्सचेंज टू मेक एन इंक्वायरी इन सबमिट इट्स रिपोर्ट। स्टॉक एक्सचेंज की गवर्निंग बॉडी को भी ऑर्डर कर सकता है कि आप अपना इंक्वायरी करो और हमें रिपोर्ट सबमिट करो। तो अभी तक 3 पावर क्या पड़ी कि सेबी जब चाहे इंस्पेक्शन, सबसे पहला पॉइंट क्या है, इंस्पेक्ट कर सकता है, सेबी जब चाहे इंस्पेक्ट कर सकता है। दूसरा, सेबी जब चाहे इंफॉर्मेशन मांग सकता है। उसके बाद में सेबी जब चाहे अपॉइंट कर सकता है एक व्यक्ति को जो कि इंस्पेक्ट करेगा, जो कि इंक्वायर करेगा, किसके ऊपर, स्टॉक एक्सचेंज और उसके मेंबर्स के ऊपर, बिकॉज एससीआरए है। नेक्स्ट, सेबी विल बाउंड द कंसर्न्ड पर्सन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स बिफोर हिमसेल्फ और इंक्वायरी ऑफिसर। सेबी बोलेगा कि हे स्टॉक एक्सचेंज, हमने अपॉइंट किया एक व्यक्ति को जो आपका इंक्वायरी कर रहा है, तो उससे आपने सारे स्टॉक एक्सचेंज, आपके मेंबर, स्टॉक ब्रोकर, सब लोगों ने कोऑपरेट करना है उसके साथ एंड यू हैव टू सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो है, जो डॉक्यूमेंट वो मांगेगा उसको दो। क्या लिखा है, एवरी डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, अदर ऑफिशियल्स ऑफ सच स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के जो भी डायरेक्टर है, मैनेजर है, सेक्रेटरी, ऑफिसर है, उन सबको, एवरी मेंबर ऑफ सच स्टॉक एक्सचेंज एंड एवरी कॉन्स्टिट्यूएंट और एजेंट ऑफ सच मेंबर, स्टॉक एक्सचेंज, उसके मेंबर और उसके सारे एजेंट, if it is a firm and every other person or body person having dealing with any of these person, stock exchange, उसके मेंबर, उनके एजेंट्स, उनके साथ जो डील कर रहा है, whether directly or indirectly, shall be bound to produce before SEBI or an inquiry officer all books of accounts and the documents in his custody or power relating to the subject matter of the inquiry। For example ले लो, हमें स्टॉक एक्सचेंज या उसके किसी भी ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर के ऊपर इंक्वायरी करनी है, तो हमें चाहिए इस मेंबर का जो ऑडिट कर रहा है सीए फर्म, उसको भी हम बोल रहे हैं तुम भी बुक सबमिट करो, तो वो भी सबमिट करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग द इंटेंशन कि सेबी हैज अ राइट कि स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर से तो कभी बुक्स मांग ही सकता है, साथ ही साथ उनके साथ जो भी लोग रिलेटेड हैं, उनसे डील कर रहे हैं, उनको भी कभी भी ऑर्डर कर सकता है कि सारे बुक्स वगैरह सबमिट करो। आहा आहा आहा,
दिस हैज टू बी डन विद इन द टाइम स्पेसिफाइड एंड एज मे बी रिक्वायर्ड बाय द इंक्वायरिंग अथॉरिटी। चलो समझना अभी भी। तो पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं कि एससीआरए क्या बोला है कि सेबी के पास पावर है कि कभी वो डायरेक्ट कर सकता है इंक्वायरीज और कोई भी पीरियोडिकल रिटर्न मांग सकता है। तो यहां पे हमने पढ़ा कि सेबी कभी भी इंस्पेक्ट कर सकता है, सेबी कभी भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है, सेबी कैन अपॉइंट एनी पर्सन टू इंक्वायर। उस व्यक्ति को जो इंक्वायर कर रहा है या सेबी जब इंक्वायर कर रहा है तब सेबी हैज ऑर्डर्ड कि जो जो लोग इन्वॉल्व हैं वो सब लोग कोऑपरेट करेंगे, हमें बुक्स अकाउंट्स वगैरह देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अरे मैं आपको क्या कह रहा हूं, वापस थोड़ा बैकग्राउंड में लेकर, मुझे इतना मजा आता है। आपके सिलेबस से इंस्टीट्यूट ने एससीआरए हटा दिया, वरना मैं आपको कह रहा हूं क्या डूब के पढ़ते एससीआरए को, हम लोग डूब के पढ़ते। एससीआरए के अंदर क्या है, एससीआरए ने क्या किया था सुनना, मैंने आपको पहले भी एक बैकग्राउंड दिया, वापस बता रहा हूं वही बात कि इंडिया में कुछ लोगों ने बहुत बेहतरीन बिजनेसेस चालू कर दिए थे। देयर वर सर्टेन पीपल हु हैड स्टार्टेड आउटस्टैंडिंग बिजनेस, मतलब उन्होंने क्या प्यारे प्यारे बिजनेस चालू कर दिए थे, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, उन्होंने बहुत ही प्यारे प्यारे बिजनेस चालू कर दिए थे, क्लियर है। और ये जो प्यारे प्यारे बिजनेस चालू कर दिए थे वो एकदम बेहतरीन तरीके से ऊंचाइयां छू रहे थे, वो एकदम बेहतरीन तरीके से ऊंचाइयां छू रहे थे। ऊंचाइयां कैसे छू रहे थे वो, बिकॉज यार ये अभी तक कोई रेगुलेटेड नहीं था। उन्होंने कहा कि हम लोग ब्रोकिंग का काम करें, किसी को भी अगर शेयर परचेस करना है, किसी को भी अगर शेयर सेल करना है तो हमारे पास आओ, हम डील करेंगे। और इनका बिजनेस बहुत बेहतरीन तरीके से चलने लग गया। आज की तारीख में आप सोचो ना, स्टॉक मार्केट क्रैश होता है, बढ़ता है, कैसी भाई नेशनल न्यूज है वो, राइट। तो वो लोगों का पर्सनल बिजनेस था जिसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं था। और 1956 में गवर्नमेंट बोला कि नहीं 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 नहीं, ये जो स्टॉक एक्सचेंज को अपना पर्सनल बिजनेस बनाए बैठे हो, इसमें हम धीरे धीरे इंटरफेयर करेंगे। तो उन्होंने बहुत सारे रूल्स बनाए और उसी में उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पावर्स दिए थे तब, वही हम यहां पढ़ रहे हैं। अब देखो क्या पॉइंट है, पावर टू अप्रूव द बायलॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज को अगर अपना कोई भी बायलॉ बनाना है, स्टॉक एक्सचेंजेस को अगर अपना कोई भी बायलॉ बनाना है तो वो गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता था 1956 के बाद। उसके पहले तक तो मस्ती से बना रहे थे, इसका उन्होंने रूल बना दिया कि किसी भी स्टॉक एक्सचेंज को अगर कोई भी बायलॉ बनाना है, बायलॉ मतलब जैसे कि हमारे नॉर्मल कंपनी में एओए होता है, वैसा बायलॉज बनाने हैं तो आपको अप्रूवल लेना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। और अब हम पढ़ते हैं सेबी का। तो पावर टू अप्रूव द बायलॉज ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, सेबी हैड द पावर टू अप्रूव द बायलॉज। जब तक सेबी अप्रूव नहीं करेगा बायलॉज नहीं बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं डायरेक्टली, पावर ऑफ सेबी टू मेक और अमेंड बायलॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। ये तो कुछ भी नहीं है, अगर स्टॉक एक्सचेंज को बायलॉज बनाने हैं तो हमारा अप्रूवल लगेगा सेबी का, और सेबी जब चाहे उनके बायलॉज को चेंज और अमेंड कर सकता है। क्या पावर दी है कि स्टॉक एक्सचेंज को पूरा गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले आए। तो दिस इंटायर स्टॉक एक्सचेंज वाज ब्रॉट इन विद द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो क्या किया इन्होंने कि अगर स्टॉक एक्सचेंज को भी अपने बायलॉज को अमेंड करना है, चेंज करना है, तो अप्रूवल लगेगा सेबी का। और मान लीजिए सेबी कभी भी चाहता है तो स्टॉक एक्सचेंज किसी बायलॉज हटाओ, चेंज कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है। क्या लिखा है यहां पे, आ जाओ पढ़ लेते हैं एक बार। सेक्शन 9 ऑफ एससीआरए प्रोवाइड्स दैट एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज may make bylaws for the regulation and control of contracts with the previous approval of SEBI। कि कोई भी स्टॉक एक्सचेंज अपना बायलॉ बना सकता है with the previous approval of SEBI, हमारा अप्रूवल लेने के बाद। Such bylaws may provide for submission of periodical settlement carried out by the clearing house to SEBI। clearing house क्या होता है बेटा जी, आज स्टॉक एक्सचेंज पे किसी भी व्यक्ति ने अगर ट्रेड किया, मान लीजिए आज मैंने स्टॉक एक्सचेंज पे 1000 शेयर्स खरीदे रिलायंस के, I have purchased 1000 shares of Reliance from stock exchange, so someone must have sold ना। तो स्टॉक एक्सचेंज का काम कहां तक सीमित है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट को करवा देगा कि हाँ ओके, आपको 100 बाय करने, आपको 100 सेल करने, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये स्टॉक एक्सचेंज है। अब एक और काम है ना, मैंने बाय किए 1000 शेयर्स, सो मेरे अकाउंट से 1000 शेयर्स का पैसा डिडक्ट होगा जो सेलर के अकाउंट में जाएगा, सेलर के अकाउंट से, सेलर के डीमैट अकाउंट से 1000 शेयर्स डिडक्ट होंगे जो मेरे डीमैट अकाउंट में आएंगे। ये काम जो करता है उसे कहते हैं क्लियरिंग हाउस या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। क्लियरिंग हाउस या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इज द एंटिटी जो ये काम करता है। तो स्टॉक एक्सचेंज पे एक्चुअली बहुत सारे एंटिटीज मिलकर काम करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज इतना आसान नहीं है। शेयर मार्केट में देयर आर मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व और ये सब मिलकर काम कर रहे हैं। हमें क्या लगता है क्लिक किया और शेयर आ गया, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, ठीक है। तो वहां पे आता है ये क्लियरिंग हाउस। चलो देखते हैं अब क्या लिखा है कि बायलॉज में लिखा हो सकता है सबमिशन ऑफ पीरियोडिकल सेटलमेंट कैरिड आउट बाय क्लियरिंग हाउस टू सेबी और पब्लिकेशन ऑफ सच पर्टिकुलर्स बाय क्लियरिंग हाउस सब्जेक्ट टू सेबी डायरेक्शन। एग्जांपल दे रहे हैं कि बायलॉज में कुछ भी लिखा हो सकता है कि क्लियरिंग हाउस जो भी सेटलमेंट कर रही है उसको सेबी को रिपोर्ट देना है पीरियोडिकली, डेली, वीकली, पीरियोडिकली, ठीक है। साथ में उनको पब्लिश करना है जो जो उनके रिपोर्ट्स हैं। तो ये सब ऐसा एग्जाम्पल है कि ऐसा कोई भी चीज एओए में हो सकता है। Such bylaws have to be published for public comments and after approval by SEBI shall have to be published in the Gazette of India। सबसे पहले आज स्टॉक एक्सचेंज कोई भी बायलॉ बनाना चाहता है नया,
तो उसको क्या करना होगा, पहले उसको पब्लिक कमेंट्स के लिए पब्लिश करना होगा, फिर सेबी का अप्रूवल लेना होगा। सेबी क्या करता है, पब्लिक का क्या ओपिनियन है, कमेंट्स देखता है और फिर अपना अप्रूवल देगा या नहीं। एट द एंड सेबी का कंट्रोल है। स्टॉक एक्सचेंज चाहे तो अपना बाय लॉ भी नहीं बना सकता। बाय लॉ बनाने के लिए भी स्टॉक एक्सचेंज को चाहिए सेबी का अप्रूवल। वाह। एंड ऑल्सो इन द ऑफिशियल गजेट ऑफ द स्टेट, और फिर वो बायलॉ बन गया तो ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया एंड ऑफिशियल गजेट ऑफ द स्टेट, आपको पता होगा ऑफिशियल गजेट भारत का राजपत्र जिसको हिंदी में कहते हैं, उसमें फिर वो पब्लिश होगा बाय रिटन ऑर्डर एंड रीजंस डिस्पेंस विद द कंडीशन ऑफ प्रीवियस पब्लिकेशन। दैट्स ओके, क्लियर है। तो पहला पॉइंट अरे इजी है बहुत, क्या लिखा है, ये तो कैसा है देखो कि मैं एक जिम्मेदारी ले रहा है मेरे दिमाग पे कि मैं एक एक लाइन पढ़ाएंगे तो हम सब लोग, फिर एक एक लाइन को एक बार क्लास में रीड भी कर दूंगा। उससे कैसा है बेटा जी कि तो आपके दिमाग में है ना कि यू डोंट हैव टू स्टडी एट होम वाला आउटलुक एक बार क्लियर हो जाएगा। तो वील जस्ट रीड इट अप सो दैट कभी एमसीक्यू भी नहीं फंसेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम जाता है, थोड़ा सा मोनोटोनस लगता है, बट दैट्स एन पार्ट एंड पार्सल। उससे आपका एडवांटेज ये होगा बेटा जी कि आपको जो बहुत सुपर एक्स्ट्रा मेहनत है वो थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। क्लियर है। तो यहां पे क्या हो गया, पार टू अप्रूव द बायलॉज ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, कि स्टॉक एक्सचेंज को अगर कोई भी बायलॉ बनाना है तो सेबी का अप्रूवल लगेगा। और अगली बात तो देखो, अगला पॉइंट क्या है कि सेबी के पास पावर है कि भाई साहब कोई भी बायलॉ ऑफ एनी स्टॉक एक्सचेंज हमें ऑल्टर करना है तो सेबी कर सकता है। पावर ऑफ सेबी टू मेक और अमेंड बायलॉज ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। सेबी में ईदर ऑन रिक्वेस्ट रिसीव्ड इन राइटिंग by it in this behalf from the governing body of a recognized stock exchange or on its own motion make bylaws on matters specified in section 9 of SCRA, Securities Contract Regulation Act के section 9 में कुछ matters है। सेबी चाहे तो suo moto खुद से on its own, या फिर अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज की रिक्वेस्ट चाहिए तो उस रिक्वेस्ट पे कोई बायलॉ बना भी सकता है या फिर अमेंड भी कर सकता है कोई भी बायलॉ मेड बाय सच स्टॉक एक्सचेंज। तो किसी भी एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज के बायलॉ को चेंज भी कर सकता है और नया बायलॉ भी उनके लिए बना सकता है। आपको समझ में आ रहा है ना कि जो बिजनेस पर्सनल बिजनेस थे, ये जो पर्सनल बिजनेस थे कि पूरे कैसे गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में कर दिए एससीआर 1956 में। बहुत दुख हो रहा है कि आपको बढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा एससीआर 1956, बट फिर भी आई होप यू आर गेटिंग अ ग्लिम्स ऑफ द एक्ट कि उसने क्या किया, जो प्राइवेट बिजनेस है पूरे गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में लिए। तुम्हारे बायलॉ हम बना सकते हैं, हम जब चाहे तब चेंज कर सकते हैं। तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिए, बाद में पावर सेबी को दी थी। बहुत ही बढ़िया। SEBI will have to be satisfied after consultation with the governing body of the stock exchange that it is necessary or expedient to make or amend the bylaws and record its reasons also. कि SEBI जब भी चेंज करेगा, अमेंड कर रहा है या बना रहा है तो SEBI should be satisfied that this is really required, तभी SEBI वो चीज करेगा एंड उसको रीजंस भी देना होगा। वेरी इजी एस्पेक्ट। चल उसके बाद में क्या आ रहा है, लाइसेंसिंग ऑफ डीलर। हम क्या पढ़ रहे हैं वापस आपको बता रहा हूं, एससीआरए में सेबी के क्या क्या पावर है। मोरलेस सब कुछ स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड थे। पहले पढ़ा कि वो स्टॉक एक्सचेंज कभी भी डायरेक्शन दे सकता है कोई भी। उसके बाद में हमने पढ़ा कि वो बायलॉ अप्रूव करेगा तभी बायलॉ बनेगा। फिर हमने पढ़ा कि कोई भी बायलॉ को बना भी सकता है, इट कैन मेक और ऑल्टर एनी बायलॉ। नेक्स्ट, अब नॉर्मल से पॉइंट है, लाइसेंसिंग ऑफ डीलर्स इन सिक्योरिटीज इन सर्टेन एरियाज। कैसा होता है कि कौन कौन डीलर्स बनेंगे हमारे सिक्योरिटी के, ये भी सेबी डिसाइड करेगा किस किस को लाइसेंस देना है। जैसे कि सेक्शन 12 बात करेंगे ना हम सेबी एक्ट का, जिसके अंदर हमारे सारे इंटरमीडिएट्स का रजिस्ट्रेशन होगा। सिमिलर है जो एससीआरए ने लिखा था कि किन किन को लाइसेंस देना है। एससीआरए कैसा है कि कुछ एरियाज में सिक्योरिटीज को बैन भी कर सकता है। तो ये सब एससीआरए की बहुत पुरानी चीजें थी, अब ये सब फंक्शन नहीं करता, बट फिर भी एससीआरए एक्ट में है सेबी की पावर कि सेबी विल गिव लाइसेंसिंग ऑफ डीलर्स इन सिक्योरिटीज इन सर्टेन एरियाज। क्या लिखा है, SEBI has been empowered to grant a license to any person for the business of dealing in securities any state or area to which section 13 of SCRA has not been declared to apply। section 13 क्या कहता है SCRA का कि यहां पे सिक्योरिटीज में डीलिंग नहीं होगी। section 13 of SCRA deals with contracts in notified area to be illegal in certain circumstances। ये पूरा फेडेड अवे प्रोविजन है, बहुत ही बैड डेटेड है, तो अब ये प्रैक्टिकली देखने को नहीं मिलता है, बट फिर भी ऐसा एक पावर है सेबी के पास कि जहां जहां एससीआरए ने इलीगल डिक्लेयर नहीं किया है, मान लो एससीआरए ने कुछ एरिया में इलीगली कर दिया है कि यहां पे तो कोई काम ही नहीं कर सकता, तो वहां पे कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन जहां जहां पे काम करना अलाउड है वहां पे लाइसेंस दे सकता है, रजिस्ट्रेशन दे सकता है काम करने के लिए सेबी। तो सेबी इज अलाउड टू गिव लाइसेंस टू पीपल टू डील इन सिक्योरिटीज मार्केट इन दोस मैटर। अब इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। चल, तो सेबी का फिर भी लाइसेंस देने की पावर भी किसके पास थी 1956 में, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो बाद में सेबी के पास आई। नेक्स्ट, पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज रेफर टू इन सेक्शन 2HIE ऑफ एससीआरए। मैंने बताया कि सेक्शन नंबर जब एससीआरए का है तो यू डोंट हैव टू फोकस मच। पब्लिक लिस्टिंग, पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, कि कोई भी अगर कंपनी अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट और इशू करना चाहता है तो वो भी सेबी के अप्रूवल के बिना नहीं होगा। कोई भी कंपनी अगर अपनी सिक्योरिटी को लिस्ट करना चाहता है, पब्लिक इशू करना चाहता है, तो वो सेबी के अप्रूवल के बिना नहीं होगा। एज पर सेक्शन 17A, सिक्योरिटीज ऑफ द नेचर रेफर्ड इन दिस shall be offered to public or listed on any stock exchange unless the issuer fulfills eligibility criteria and complies with the requirement as may be specified by SEBI। एक रेगुलेशन होता है उसमें, उसे कहते हैं शॉर्ट में सेबी ICDR रेगुलेशन।
सेबी इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, वो लिमिट लगाता है कि आज की तारीख में हर कोई कंपनी चाहे कि हम लिस्टेड बन जाएं तो नहीं बन सकते। सेबी ने कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट किया है, जो कंपनीज उन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को मीट करती हैं सिर्फ वही कंपनीज लिस्ट हो सकती हैं, ओनली दोस कंपनीज कैन बी लिस्टेड। तो क्या है, सेबी हैज अ पावर टू कीप लिमिट ऑन पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग। जो भी सेबी के पावर है कि वो पब्लिक इशू और लिस्टिंग पे लिमिट लगा सकता है कि कौन कौन सी कंपनीज लिस्ट होगी और कौन कौन सी कंपनीज को लिस्टिंग अलाउ नहीं करेंगे। दिस इज अनदर पावर विद सेबी। फिर आता है पावर टू डेलीगेट। Section 29A of SCRA provides that central government may, by order published in the official gazette, direct that the power exercisable by it under any provision of SCRA shall, in relation to such matter and subject to such other condition, if any, as may be specified in the order, be exercisable by SEBI और RBI। तो 1956 के अंदर सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी, जो उनके पास एक पावर थी टू डेलीगेट। तो बाद में उन्होंने पॉइंट लाया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी पावर अपने पास है वो डेलीगेट कर सकता है सेबी को और आरबीआई को। तो दो अथॉरिटीज हैं, सेबी को और आरबीआई को। सब्सटेंशियली सारी पावर सेबी को ही दी, रेयरली कुछ पावर आरबीआई को दी। सो सेंट्रल गवर्नमेंट हैड अ पावर टू डेलीगेट। एंड खत्म होता है यहां पे मोर पावर्स फॉर सेबी कि इसके अलावा SCRA सेबी एक्ट के अलावा कंपनीज एक्ट या दूसरे रूल्स के अंदर भी सेबी के पास बहुत सारी पावर्स हैं। बस अब यहां पे हम लोग थम जाते हैं, ठीक है। सर्टेन एडिशनल पावर्स विद रिगार्ड टू सर्टेन प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रिलेटेड टू इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एंड नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन द केस ऑफ लिस्टेड पब्लिक कंपनीज इंटेंडिंग टू गेट देयर सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज शैल बी एडमिनिस्टर्ड बाय सेबी। क्या लिखा है यहां पे कि कंपनीज एक्ट के अंदर जो दूसरी कुछ जगह पे, कंपनीज एक्ट के अंदर कुछ जगह पे इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज या नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इस जगह पे लिस्टेड कंपनी में कुछ पावर सेबी को दे रखे। कंपनीज एक्ट ने भी कुछ पावर सेबी को दे रखे। चलो अब संभालते हैं अपने आप को। सर ऐसा है कि आपने पढ़ाया, हमने सुना, राधे राधे भी किया, बट सर यार ये तो बहुत ही ड्राई सा टॉपिक है। I completely agree and that is the reason we have made this। हमारे ये बनाने का रीजन ही ये था। क्या बनाने का रीजन ये था? इधर देखो। नेक्स्ट टाइम whenever you intend to revise this all, अब कैसा है कि at the end of the day ये क्या पावर्स ही है ना, there is nothing much very knowledgeable। ऐसा नहीं होता कि हाँ पढ़ के लगता है कि सर कुछ बहुत ही भारी पढ़ लिया। ये पढ़ने से आगे के चैप्टर में फायदा होगा फॉर श्योर, लेकिन ये पढ़ना थोड़ा सा हमें लगता है ड्राई, एंड दैट इज व्हाई वी हैव दिस चार्ट। दिस चार्ट समराइजेस द एंटायर पार्ट ऑफ पार्ट्स एंड फंक्शंस। इसमें पार्ट्स एंड फंक्शंस पूरे डन होते हैं। इसमें एक चेंज करो, मैं बताता हूं क्या चेंज करो। यहां पे चलेगा ना पावर्स ऑफ सेबी अंडर एससीआरए, वहां पे लिख दो पावर्स एंड फंक्शंस। ये सब आपने पेन डाउन किया हुआ यारों, बस वहां पे लिख दो पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेबी अंडर एससीआरए, ठीक है। अब यहां से आप देखोगे ना तो आपको बहुत आसान लगेगा पढ़ना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो भी वहां पे लिखा था उसी का समरी मैंने यहां पे बनाया। क्लियर है? चलो देखो, नहीं किसी का सिर दुख रहा होगा तो भी मेरे साथ में बने रहना। जब तक एक चीज क्रिस्टल क्लियर उसको डन नहीं कर देंगे तब तक आगे जाने का मजा नहीं आएगा। पार्ट्स एंड फंक्शंस ऑफ सेबी, मेजर्स फंक्शंस ऑफ सेबी। मेजर्स फंक्शंस में क्या क्या पूरा दिया हुआ है? रेगुलेटिंग द बिजनेस, रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द इंटरमीडियरीज, प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग एसआरओस, prohibiting fraudulent and unfair trade practice, promoting investor education, prohibiting insider trading, regulating takeover, conducting inquiry, investigation वगैरह, furnishing information to authorities, उन्होंने मांगा तो हम उनको देंगे भी सही, levying fees and charges and conducting research। ये सारा फंक्शन था। फिर हम लोग आए पार्ट्स ऑफ सेबी अंडर सेबी एक्ट, जो हमने आज पढ़ा कि सेबी एक्ट में क्या क्या पावर है सेबी के पास। हमने यहां पे पढ़ा कि सेबी एक्ट में क्या क्या पावर थे। तीन मेजर सब हेड थे। सबसे पहले तो इंस्पेक्ट कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, पावर वाइल ट्राइंग अ सूट, तो सेबी गेट्स अ पावर लाइक सिविल कोड। 6 पावर मिलते हैं सेबी को, याद करो क्या। पहला, सेबी कैन ऑर्डर डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी बुक्स, कोई भी बुक्स को मंगवा सकता है सेबी। सेकंड, समनिंग एनी पर्सन, सेबी किसी भी व्यक्ति को ऑर्डर कर सकता है टू समन दैट पर्सन, कि आओ आपको आना है, आओ साहब। थर्ड, देयर आफ्टर उस व्यक्ति को बुला लिया, देयर आफ्टर उस व्यक्ति को चेक किया जाएगा ऑन ओथ। क्लियर है? उस व्यक्ति के ऊपर एग्जामिन कर सकते हो, एग्जामिन द पर्सन ऑन ओथ। देयर आफ्टर फोर्थ पॉइंट, क्या ठीक है सब आ गए, सबको बुला भी लिया। उसके बाद में इंस्पेक्शन ऑफ एनी पर्सन लिस्टेड अंडर सेक्शन 12 इंटरमीडियरी का। नेक्स्ट, इंस्पेक्शन ऑफ अ लिस्टेड कंपनी और अ कंपनी इंटेंड्स टू बी लिस्टेड। एंड द लास्ट वाज व्हाट? इशूइंग कमीशंस फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट्स। ये 6 पावर्स थी सेबी के पास लाइक अ सिविल कोड। फिर आता है पावर टू पास द फॉलोइंग ऑर्डर। फिर कहीं पे भी कुछ भी गलत हो रहा है, घपला हो रहा है, तो सेबी ये सारे ऑर्डर्स पास कर सकता है। कब? इंस्पेक्शन या इंक्वायरी चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसके दौरान या उसके बाद। सस्पेंड द ट्रेडिंग, क्या आपके शेयर्स में ट्रेडिंग ही नहीं होगी। किसी भी कंपनी को बोल दिया, रिलायंस का ऑर्डर कर दिया कि अगले 2 दिन तक आपके शेयर्स में ट्रेडिंग नहीं होगी, अगले 2 महीने तक ट्रेडिंग नहीं होगी, जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। नेक्स्ट,
रिस्ट्रेन द पर्सन फ्रॉम एक्सेसिंग सिक्योरिटीज मार्केट। मिस्टर राजू, अगले 10 साल तक आप शेयर मार्केट को एक्सेस नहीं कर सकते। सस्पेंड एनी ऑफिस बेरर, सेबी के अंदर जो भी ऑफिस बेरर से उनको निकाल दिया। इंपाउंड एंड रिटेन प्रोसीड्स ऑफ सिक्योरिटीज पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन, कि जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है आपके पूरे जो पैसे हैं जो सिक्योरिटीज उनको हम इंपाउंड करके रखेंगे, वरना आप लेके भाग जाओगे। अटैच बैंक अकाउंट, इस टॉपिक पे मैंने स्टार मार्क कराया था, इसमें अच्छा पढ़ने को मिला था कुछ। अटैच बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टी फॉर नॉट एक्सीडिंग 90 डेज। 90 डेज से ज्यादा अटैचमेंट नहीं रह सकते क्या, मुझे बताओ। बस 90 डेज में फ्री हो जाएंगे क्या? नहीं, 90 डेज तक आप अटैच कर सकते हो। इस बीच आपको किसका अप्रूवल लेना है? एक स्पेशल कोर्ट का। स्पेशल कोर्ट का अप्रूवल ले लिया तो जब तक प्रोसीडिंग चलेंगे तब तक के लिए अटैच रहेंगे, और प्रोसीडिंग के एंड में जिस प्रकार से फाइनल ऑर्डर आया उसके अकॉर्डिंगली आपके एसेट्स फ्री हो जाएंगे। अगर मान लीजिए फाइनल ऑर्डर आया कि द पर्सन इज नॉट हैज नॉट कंडक्टेड एनी ऑफेंस, तो फ्री कर दोगे एसेट को। और वहां पर ऑर्डर आया कि भाई साहब इसने तो ऑफेंस किया है, तो वहां से रिकवरी करोगे पैसे की। फिर नॉट टू डिस्पोज और एलिनेट एनी असेट्स, दिस इज फॉर इंटरमीडियरीज। फिर आगे बढ़ते हैं पावर एंड फंक्शन ऑफ सेबी अंडर एससीआरए। एससीआरए में क्या पड़ा? पहला, पावर टू कॉल फॉर पीरियोडिकल रिटर्न और डायरेक्ट इंक्वायरीज। क्या ऑर्डर कर सकते हैं? पावर टू इंस्पेक्ट, कभी भी इंस्पेक्शन का पावर है इनके पास। नेक्स्ट, कॉल फॉर इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, अपॉइंट पर्सन टू मेक एनी इंक्वायरी एंड टू आस्क एवरीवन टू कोऑर्डिनेट। प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, सबको बोलेंगे आपने प्रोड्यूस करना है डॉक्यूमेंट टू द पर्सन हु इज इंस्पेक्टिंग और सेबी। नेक्स्ट, पावर टू अप्रूव द बायलॉज, कि बायलॉज को अप्रूव करने का पावर किसके पास? सेबी के पास। देन पावर ऑफ सेबी टू मेक और अमेंड बायलॉज। नेक्स्ट, लाइसेंसिंग ऑफ डीलर्स, पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग का भी पावर सेबी के पास। एंड पावर टू डेलीगेट भी था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जो इवेंचुअली सेबी के पास आया। सेबी या आरबीआई को डेलीगेट कर सकता था सेंट्रल गवर्नमेंट। डू यू थिंक पीपल दैट दिस ड्राई टॉपिक इज ऑल्सो समहाउ फिटिंग इन योर ब्रेन? Are you people all with me? So this chart is really going to help you so that क्या इतना बड़ा संघर्ष में पढ़ना नहीं पड़ेगा, यहीं से you'll get a nice overview. Are we understanding? Are you all with me? People tell me. यहां पे हमने चैप्टर के दो चार्ट कंप्लीट किए। पहले चार्ट में हमने कुछ पढ़ा था, देन सेकंड चार्ट यहां पे पढ़ा था। Are you all with me? आहा, बहुत ही प्यारा। बहुत ही बढ़िया। बालिका बोली कंप्लीटली सर। बालक बोला यस सर, बहुत ही बढ़िया बात है। चलिए यस, तो यहां तक हमने किया, चैप्टर का हाफ पोर्शन तक है, एकदम मस्ती में। चलो आपको थोड़ा सा और कंफर्टेबल दिलाता हूं। इसका इधर आओ, ये है सेबी एक्ट। देखो बेटा जी, आपको पता है सीए फाइनल लेवल पे आपके सिलेबस में पूरा एक्ट नहीं रखा है इन्होंने सिलेक्टिव सेक्शन रखे, ठीक है। तो मैं अगर आपको सही मायनों में बताऊं ना, तो आपका जो मैंने चार्ट 1 बनाया था ना, चार्ट 1 में यहां से लेकर यहां तक कवर कर लेते हैं अपन। चार्ट 1 हमारा यहां से यहां तक समहाउ कवर करता है। 8th को भी इधर ही रखते हैं। दिस इज पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर। इसके बाद में 9th आपके सिलेबस में नहीं रखा उन्होंने, 10th आपके सिलेबस में नहीं रखा, और सीधा आ गए 11th पे। ये जो पार्ट 2 है सिर्फ 11th का है। फंक्शंस ऑफ बोर्ड, जिसको हम लोग कहते हैं फंक्शंस एंड पार्ट्स ऑफ बोर्ड, जिसको हम कहते हैं फंक्शंस एंड पार्ट्स ऑफ बोर्ड। क्लियर है? तो ये था आपका पार्ट 2। तो ये आपका अभी तक चार्ट 1 में ये कवर्ड था। चार्ट 2 वाज ऑल अबाउट पावर्स। पावर्स को एक अलग रखा बिकॉज कैसा है, थोड़ा सा ड्राई पोर्शन, आई डोंट वांट यू पीपल टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, डिवाइडेड रखा है। क्लियर है? चलो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे की तरफ आई टेल यू, सेक्शन नंबर 15 से तो पेनल्टीज चालू हो जाएगी। देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये तो आपके सिलेबस में नहीं, उसके बाद में सब कुछ सिलेबस में है। सेक्शन नंबर 15 से देखो पेनल्टीज चालू हो रही है, दिख रही है। सब पेनल्टी पढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा इन पेनल्टीज में, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 15 से तो पूरी पेनल्टीज चालू हो रही है, सही है। उसके पहले का जो पूरा पार्ट है ना, 15 के पहले का, 15 से ये पूरी पेनल्टीज है। 15 से पूरी ABCDEF करके पूरी पेनल्टीज है। उसके पहले का जो रिमेनिंग पार्ट है ना, ये 11A, 11AA, 11B, 11C, 11D, सेक्शन 12, 12A, 13, 14, 15, ये सब आइसोलेटेड सेक्शंस हैं। दिस इज आवर चार्ट 3, पार्ट 3। तो हम एंड में जब चैप्टर को रिवाइज करते हैं ना, हम देखेंगे चैप्टर को हमने मान लीजिए 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो पार्ट 1 में सेक्शन नंबर यहां से यहां तक है, डन। पार्ट 2 में सिर्फ सेक्शन नंबर 11 फंक्शंस एंड पावर्स है। पार्ट 3 में 11A, 11AA, और यहां से सीरीज आती है कहां तक? 15 के पहले तक। So now let's take a deep breath. We are going to start the next part of the chapter. We are done nicely with 2 part of the chapter. मैं आशा करता हूं कि हर एक को चार्ट 1 तो कंठस्थ है, चार्ट 2 कंठस्थ नहीं होगा, कंठस्थ करने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन चार्ट 2 दिमाग में क्लियर है। चार्ट 1 तो अच्छे से क्लियर है ना। चार्ट 1 कंठस्थ होना चाहिए। सेबी एक्ट आया था 1992 में, आया था 30 जनवरी पे आया था। उसके
ऑब्जेक्टिव क्या थे? 3 थे। PPR कंसोलिडेट करने के लिए आया था, उसमें सेबी क्रिएट हुआ। सेबी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट बोलते ही सब कुछ आ जाता है उसके सामने। उसके बाद में 3 ईयर उनके लिए रेलेवेंट है, 1988, 1992, 1995। देयर आफ्टर हमने सेबी के अंदर देखा उसके अंदर कौन कौन होता है भाई साहब। चेयरमैन होता है, 2 ऑफिशियल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, 1 ऑफिशियल ऑफ RBI, 5 अदर मेंबर्स आउट ऑफ विच 3 आर होल टाइम मेंबर्स। उनका हमने क्वालिफिकेशन देखा, उनका टेन्योर देखा, ये सारी चीजें देखी। फिर उनको रिमूव कर सकते हैं। इन 4 चीजों में अगर कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो जाता है, अनसाउंड माइंड का हो जाता है, कोई व्यक्ति ऑफेंस कर लेता है मॉरल टर्पिट्यूड वाला, या फिर लास्ट में अगर कोई अब्यूज ऑफ पावर करता है तो उनको निकाल सकते हैं। अदरवाइज 3 मंथ का नोटिस देके या फिर 3 मंथ की सैलरी देके निकाल सकते हैं। कोई रिजाइन भी करना चाहे तो 3 मंथ का नोटिस देके निकाल सकता है। फिर हमने देखा कोई भी व्यक्ति अगर इंटरेस्टेड है, इफ एन पर्सन इज अ डायरेक्टर इन अ कंपनी and the person is also a member of SEBI and he is interested in the matter, he'll have to disclose and he will not participate. ये सारी चीजें हमने फर्स्ट पार्ट में देखी थी। फिर सेकेंड पार्ट पावर, और अब हमारा थर्ड पार्ट शुरू होगा। टेक अ डीप ब्रेथ एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट 3 नाउ। पार्ट 3 काफी आसान है, काफी आसान है। पार्ट 3 काफी आसान है, आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं होगी पार्ट 3 में। पार्ट 3 काफी आसान पार्ट है। चलिए यार, टेक अ डीप ब्रेथ, लेट्स स्टार्ट पार्ट 3। बड़ा मजा आएगा। और आज तो पार्ट 3 का इंटरेस्टिंग पार्ट करूंगा ना, आई अंडरस्टैंड। आज पार्ट 3 का वो अंडरस्टैंडिंग वाला माहौल चलेगा, फिर नोट्स की रीडिंग तो बाद में। बहुत ही बढ़िया, चलिए। यस पीपल, आहा आहा आहा, चलिए। ऑल सेट, लेट्स स्टार्ट पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर। चलिए, ये वाला बहुत आसान जाएगा, एकदम मस्ती में। मतलब मैं आपको कह रहा हूं, ये तो मुझे आपको पढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मतलब एक बार मैंने आपको ये, जब पहले मैं आपको चैप्टर से ओवरव्यू देता हूं ना, तो पूरा टॉपिक का ओवरव्यू दूंगा ना, उसी में आपका खत्म हो जाएगा। अरे बिल्कुल भयंकर तरीके से देख लेना यार। अरे मैं कह रहा हूं देख लेना, मैं कह रहा हूं इधर आ जाओ। सेबी एक्ट 1992, आहा व्हाट अ ब्यूटी। इसके अंदर अब हम शुरू करें हमारा चार्ट 3, एकदम कंफर्टेबल। चार्ट 3 के अंदर हम लोग जाएंगे बैक टू बैक सेक्शन वाइज, ठीक है ना, एकदम मस्ती से एकदम। तो यहां पे हमारे बहुत सारे सेक्शंस हैं। उन सेक्शन का अगर मैं एक ओवरव्यू पहले देना चाहता हूं तो यहां से बेर एक्ट से आपको ओवरव्यू मिल जाएगा। 11 तो पिछला जा चुका है, 11A। 11 टॉक्स अबाउट बोर्ड टू रेगुलेट और प्रोहिबिट इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस ऑफर डॉक्यूमेंट एडवर्टीजमेंट, के कुछ केसेस में बोर्ड मना कर देता है कि तुम लोग कोई भी प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं कर सकते। 12A, 11A। 11AA बात करता है CIS के बारे में। CIS में अभी नहीं पढ़ाऊंगा, इसको मैं ड्यू रखूंगा। क्यों? CIS इज अ कंप्लीटली आइसोलेटेड टॉपिक। तो मैं पूरा सब स्टॉक एक्सचेंज सब कुछ पढ़ा दूंगा, एंड में CIS पढ़ा दूंगा डेफिनेशन के साथ में। 11B, पावर टू इशू डायरेक्शन। सेबी के पास पावर है कि सेबी कभी भी डायरेक्शंस इशू कर सकता है, कि उसको लग रहा है कुछ भी गलत हो रहा है, स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी कुछ भी गलत कर रहा है, सेबी कैन इशू डायरेक्शंस के ऐसे ऐसे करो। नेक्स्ट, अगर डायरेक्शन से भी काम नहीं चला तो सेबी कैन इशू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है पूरी सेबी के अंदर, और वो ऑर्डर कर देंगे इन्वेस्टिगेशन करो। सीज एंड डिसीज प्रोसीडिंग। सीज एंड डिसीज प्रोसीडिंग इज समथिंग लाइक, आपने जो इंजंक्शन पढ़ा था, स्टैच्यू समझते हो? सेबी को लगता है कि यार ये लोग कुछ गलत कर चुके हैं या कुछ गलत कर सकते हैं, तो सेबी ऑर्डर कर देता है स्टैच्यू। मतलब सेबी ऑर्डर्स अ सीज एंड डिसीज प्रोसीडिंग व्हिच स्टॉप्स यू फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। जो भी आप काम कर रहे हो रुक जाओ, हैंड्स अप। सीज एंड डिसीज प्रोसीडिंग पढ़ाऊंगा मैं। देन सेक्शन 12, जिसका रेफरेंस कब से ले रहे हैं, सेक्शन 12 टॉक्स अबाउट इंटरमीडियरीज। तो जितने भी इंटरमीडियरीज होंगे सिक्योरिटीज मार्केट में, दे हैव टू बी रजिस्टर्ड विद सेबी। रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट एक्सेट्रा। नाम भी नहीं याद करने आपको, जितने भी इंटरमीडियरीज हैं, जो मन में नाम आता है, वेंचर कैपिटल फंड, म्यूचुअल फंड, मर्चेंट बैंकर, अंडरराइटर, जो नाम आए मन में बोलो, इन सबको रजिस्ट्रेशन कराना होता है सेबी से। नेक्स्ट 12A आएगा, प्रोहिबिशन ऑफ मैनिपुलेटिव एंड डिसेप्टिव डिवाइसेस, इनसाइडर ट्रेडिंग एंड सब्सटैंशियल एक्विजिशन। कुछ खास लिखा नहीं है कि ये सब प्रोहिबिट होने चाहिए, बस, बहुत रेलेवेंट नहीं है। 13, ग्रांट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मुझे बताओ कि सेबी का इनकम का सोर्स क्या है? अरे भैया जी, सेबी के इनकम का सोर्स क्या है? सेबी का खर्चा कैसे चलेगा? ये चेयरमैन, 5 अदर मेंबर्स, 3 होल टाइम मेंबर, 1 फ्रॉम RBI, 2 फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, लोगों को बुला तो रहे हो आप, इनका पैसा कौन भरेगा भैया? तो इनके पैसे के लिए पार्लियामेंट कुछ फंड सेटअप करता है, एलोकेट करता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट वो ग्रांट देते हैं सेबी को। तो सेबी का एक सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम इज ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट। फिर छोटा मोटा सोर्स ऑफ इनकम फाइन भी तो होता है, फाइन पेनल्टी। ये जो भी कंपनी कुछ गलत करती है तो उनसे फाइन पेनल्टी इकट्ठी करते हैं, तो वो भी एक सोर्स ऑफ इनकम है। बट हाँ, सब्सटैंशियल इनकम इज ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज फंड। एक फंड सेटअप होता है
सेबी में, जहां से जो भी ये फाइन पेनल्टी ग्रांट आता है ना, ये सब उस फंड में इकट्ठा होता है और उस फंड से सेबी के सारे खर्चे पे होते हैं। तो उस फंड का एक नाम है, क्योंकि उस फंड का ऑडिट कराना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अकाउंट्स एंड ऑडिट, कि सेबी के पूरे फंड का ऑडिट होता है। खत्म, बस। उसके बाद में तो नेक्स्ट पार्ट चालू हो जाएगा पेनल्टी। पेनल्टी में तो मैं कह दूंगा आप झूम उठोगे पेनल्टी में, ठीक है। तो उसके पहले ये एक इजी पार्ट है। डोंट यू योर सेल्फ फील यस यस इट्स इजी, बिकॉज नाउ यू आर एबल टू रिलेट विद इट ना। ये सेबी है, ये डिपॉजिटरी एक्ट होता है, ये एससीआर एक्ट होता है, तो आई गेस थिंग्स आर गोइंग वेरी इजी एंड स्मूथ। चल, तो ये बहुत आसान सा जो पार्ट है उसकी शुरुआत करते हैं सेक्शन 11A के साथ। चलो फोकस है। यस वी विल, लेट्स डू श्री गणेश ऑफ चार्ट 3। मैं आपको पहले एक चीज बता चुका हूं यारों, आप में से कोई भी बालक मेरे साथ में पेन डाउन नहीं करेगा। मैं जब पेन डाउन करता हूं, मैं कोई चीज बना रहा हूं तो मैं उसके साथ में आपको समझा रहा हूं। तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड विद मी एंड लेटर आई विल गिव यू टाइम टू पेन इट डाउन। और आप तो इस सी फाइनल के बच्चे हो यार, आप तो मस्ती से कभी भी पेन डाउन कर सकते हो, राइट। आप तो पॉज करके भी पेन डाउन कर सकते हो, बहुत ताकतवर है आप। इधर आ जाओगा तो 11A फोकस। 11A टॉक्स अबाउट बोर्ड 2। बोर्ड बोले तो सेबी, बोर्ड 2। भैया जी बहुत ही ठंडा कर देते हैं ये लोग यार, आ जाओ। बोर्ड 2, वंडरफुल वंडरफुल जैन साहब। बोर्ड 2 रेगुलेट और प्रोहिबिट इश्यू ऑफ prospectus. Board 2 regulate or prohibit issue of prospectus, offer document or advertisement for issue of security. ठीक है। बोर्ड टू रेगुलेट, कि बोर्ड क्या करना चाहता है? बोर्ड रेगुलेट करना चाहता है और प्रोहिबिट करना चाहता है। बोर्ड रेगुलेट और प्रोहिबिट करना चाहता है किन चीजों को? 3 चीजों को। इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ऑफर डॉक्यूमेंट या एडवर्टीजमेंट। कि कोई भी कंपनी को आज अगर सिक्योरिटी इशू करनी तो वो ऑफर डॉक्यूमेंट देता है, प्रोस्पेक्टस इशू करता है, तो उसके ऊपर सेबी के पास पावर है रोक लगाने की। सेबी इज अ पावर टू रेगुलेट और प्रोहिबिट। देखो क्या होगा। सेबी, ठीक कर देते हैं थोड़ा सा। सेबी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर, ऑफ कोर्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर। आपको पहला सेक्शन बता रहा हूं एकदम मस्ती से है ना, मैं सच बताऊं ना आपको यारों, तो मेरे हिसाब से सिर्फ ये जो मैं ये बताता हूं ना, यही आपके लिए सबसे रेलेवेंट पोर्शन है। यहीं पे आपके पूरा टॉपिक ही कंप्लीट हो जाना है। तो जस्ट फोकस 100%। सेबी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर 2 चीजें कर सकता है, जैसे कि हमने देखा रेगुलेट या प्रोहिबिट। तो वो चाहे तो रेगुलेट करेगा, कैसे करेगा? बाय रेगुलेशन। सेबी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर बाय रेगुलेशन specify the manner of issue or transfer of securities। बहुत आसान। तो सेबी क्या कर सकता है? सेबी रेगुलेशन बना सकता है कि इस तरह से आप इश्यू और ट्रांसफर करोगे सिक्योरिटीज, बिकॉज सेबी के पास पावर है ना। यही तो पढ़ा रहा हूं मैं आपको कि सेक्शन 11A क्या कहता है? बोर्ड सेबी हैज द पावर टू रेगुलेट और प्रोहिबिट इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड एवरीथिंग। तो सेबी उसके लिए रेगुलेशन बना सकता है कि इसी तरह से आप सिक्योरिटीज को इश्यू कर सकते हैं। या फिर सेबी चाहे तो बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, सेबी बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर prohibit what? Any prospectus, any offer document or any advertisement। या तो prohibit ही कर देगा या फिर SEBI can specify conditions और it can specify conditions। समझना बहुत आसान है। खत्म हो गया सेक्शन ही खत्म हो गया। 11A क्या कहता है? बोर्ड के पास पावर है टू प्रोहिबिट और टू रेगुलेट। प्रोहिबिट का उसको लगता है कि इस कंपनी को तो मैं प्रोस्पेक्टस इशू ही नहीं करने दूंगा, तो सेबी चाहे तो उसे प्रोहिबिट भी कर सकता है। सेबी हैज अ राइट टू इधर प्रोहिबिट और रेगुलेट।
तो चाहे तो कंप्लीटली प्रोहिबिट भी कर सकता है, एंड इफ दे वांट दे कैन रेगुलेट. सिंपल है. तो रेगुलेट करने के लिए दे कैन स्पेसिफाई द मैनर हाउ द शेयर्स विल बी ट्रांसफर्ड, और दे कैन कंप्लीटली प्रोहिबिट, और दे कैन स्पेसिफाई सर्टेन कंडीशंस. तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स कुड बी डन. ओके, नेक्स्ट इज, दिस इज डन. हो गया 11A. 11A इतनी सी बात कहता है कि सेबी के पास पावर है कि वो ऑफर डॉक्यूमेंट इशू करना बोल दो, प्रोस्पेक्टस इशू करना बोल दो, एडवर्टीजमेंट इशू करना बोलो, इस सबको रेगुलेट भी कर सकता है, प्रोहिबिट भी कर सकता है. बहुत अच्छी बात है. 11A खत्म. फिर आता है आपका 11AA. 11AA तो हम पढ़ ही नहीं रहे. इट टॉक्स अबाउट CIS. CIS टॉक्स अबाउट कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम. आप चाहें तो यहां पे पेंसिल से ड्यू लिख सकते हैं. खैर पेंसिल तो आप कैसे यूज करेंगे, ठीक है, तो मस्ती से आप ड्यू लिख सकते हैं. उससे क्या होगा कि हम चैप्टर के एंड में इसको कवर करने वाले हैं. ठीक है, तो 11AA हमारा ड्यू रहा. 11B, अनदर इंटरेस्टिंग सेक्शन. कुछ भी नहीं है. पावर टू इशू डायरेक्शंस एंड लेवी पेनल्टी. देखो बोर्ड के पास क्या पावर है, और पावर ही चल रहा है इनवे. तो पावर टू इशू डायरेक्शंस एंड लेवी पेनल्टी. तो सेबी हैज द पावर टू इशू डायरेक्शंस एंड लेवी पेनल्टी. सर क्या है, देखना बहुत केयरफुली. ये रेगुलरली नहीं, ऐसे नहीं कि मन आया तो हमने लेवी कर दिया. आफ्टर इंक्वायरी, आफ्टर एन इंक्वायरी, सेबी ने एक इंक्वायरी किया है. उस इंक्वायरी के बाद सेबी को क्या लगता है, सुनना देखना अच्छे से. आफ्टर इंक्वायरी फॉर द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, ओके, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट के लिए, या फिर डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, फॉर डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, या फिर टू प्रिवेंट, रोकना है, द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, अफेयर्स टू बी कंडक्टेड. पढ़ा होगा आपने बहुत जगह पे, इन अ मैनर डेट्रीमेंटल. एंड लास्ट, टू सिक्योर प्रॉपर मैनेजमेंट. एकदम सिंपल तरीके से देखो, टू सिक्योर प्रॉपर मैनेजमेंट. अंडरस्टैंड. एक बार इंक्वायरी हो गई, सेबी ने इंक्वायरी ले ली है. सो आफ्टर द इंक्वायरी, इंक्वायरी होने के बाद में फॉर इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, उनको लगता है कि इन्वेस्टर के इंटरेस्ट के लिए, या उनको लगता है डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट के लिए, या उनको लगता है टू प्रिवेंट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी टू बी मैनेज्ड इन अ डेट्रीमेंटल फैशन, उसके लिए, या फिर उन्हें लगता है टू सिक्योर द प्रॉपर मैनेजमेंट, बोर्ड में इशू एनी डायरेक्शन. इन चारों में से किसी भी चीज को करने के लिए बोर्ड डायरेक्शन इशू कर सकता है. डायरेक्शन क्या इशू करेगा वो तो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पे ना. तो ये सेक्शन इतनी सी बात बोलता है कि इफ आफ्टर एन इंक्वायरी, इंक्वायरी होने के बाद में बोर्ड को लगता है कि नहीं 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 नहीं, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट के लिए, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, या फिर उसको लगता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, कि सिक्योरिटीज मार्केट के डेवलपमेंट के लिए, या फिर उसको लगता है टू प्रिवेंट द अफेयर्स टू बी कंडक्टेड इन अ डेट्रीमेंटल मैनर, कि उस यार कंपनी की एंटिटी की स्टॉक एक्सचेंज की जो मैनर है वो डेट्रीमेंटल तरीके से काम होगा, नुकसानदेह तरीके से चलेगा फंक्शन, उसके लिए, या फिर टू सिक्योर प्रॉपर मैनेजमेंट. इनमें से किसी के लिए भी बोर्ड, सेबी कैन इशू डायरेक्शन. तो 11B सिंपली सेज सेबी हैज द पावर टू इशू डायरेक्शंस, कि कभी भी इंक्वायरी होने के बाद में सेबी को लगता है कि यार कंपनी में कुछ गलत हो रहा है, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को बचाने के लिए, या फिर डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट के लिए, या फिर टू प्रिवेंट फ्रॉम डेट्रीमेंटल मैनेजमेंट, या फिर टू सिक्योर प्रॉपर मैनेजमेंट, इनमें से किसी भी चीज के लिए सेबी को लगता है तो सेबी कैन ऑर्डर डायरेक्शंस. सेक्शन बात करता है 11B, पावर टू इशू डायरेक्शंस एंड लेवी पेनल्टी, कि डायरेक्शन इशू करना और लेवी पेनल्टी. देखो देखो, तो डायरेक्शन तो इन सर्कमस्टेंसेस में इशू कर सकते हैं, लेवी पेनल्टी इंक्वायरी के बाद, आफ्टर इंक्वायरी बोर्ड में ऑल्सो लेवी पेनल्टी, कि अगर इंक्वायरी के बाद में बोर्ड को लगता है कि पेनल्टी, if after the inquiry board feels that board has to levy any penalty, board can levy penalty.
क्लियर है क्या हम लोग? चले, तो ये हो गया 11B। डोंट यू थिंक इट्स सुपर इजी? जैसे कि मैं कह रहा था, सबसे पहले हमने देखा 11A। 11A में देखा कि बोर्ड को अगर कभी भी लगता है तो रेगुलेट और प्रोहिबिट कर सकता है। रेगुलेट और प्रोहिबिट कर सकता है व्हाट? इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ऑफर डॉक्यूमेंट, एडवर्टीजमेंट। उसके बाद में पढ़ा CIS, पढ़ना बाकी है। फिर हमने पढ़ा कि पावर ऑफ द बोर्ड टू इश्यू डायरेक्शन और लेवी पेनल्टी। तो कभी भी बोर्ड को लगता है कि भाई साहब हमें इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर या फिर डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट या फिर टू प्रिवेंट द अफेयर्स टू बी कंडक्ट इन अ डेट्रीमेंटल फैशन और टू सिक्योर द मैनेजमेंट, डायरेक्शन इशू करना है तो डायरेक्शन इशू कर सकते हैं। इफ यू सी इट मल्टीपल टाइम, बहुत कंफर्टेबली हमें याद भी रह जाता है ये तो। 11B सुपर इजी। फिर आता है हम 11C के ऊपर, जस्ट बी विथ मी। 11B के बाद लेट्स कम ऑन 11C। यस, ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। 11C, 11C थोड़ा और इंटरेस्टिंग है, बट मैं आपको क्या कह रहा हूं, कंपटीशन चल रहा है इनमें से कि तू ज्यादा आसान या मैं ज्यादा आसान। 11C टॉक्स अबाउट इन्वेस्टिगेशन। 11C talks about investigation. Okay, what does it say? It says if the board has reasonable ground to believe if the board has reasonable ground to believe, उनके पास reasonable ground है to believe what? 1 और 2 इनमें से कोई भी एक पॉइंट है। if the board has reasonable ground to believe what? First, that the transactions, जो ट्रांजैक्शन सिक्योरिटीज मार्केट में हो रहे हैं ना, these are detrimental to the interest of सिक्योरिटीज मार्केट, दे आर डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। या फिर या तो उनको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करो, कब? इफ दे फील, इफ बोर्ड इज ऑफ द ओपिनियन दैट जो भी हो रहा है इट इज डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, या फिर और एनी इंटरमीडियरी और एनी पर्सन हैज वायलेटेड एनी प्रोविजन। उन्हें लगता है कि किसी भी व्यक्ति ने कोई प्रोविजन वायलेट कर दिया है, या फिर सिक्योरिटीज मार्केट में कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ है विच इज डेट्रीमेंटल फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट और डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट और इंटरेस्ट और इन्वेस्टर। तो इन सर्कमस्टांसेस में अगर बोर्ड को लगता है कि इनमें से कुछ भी हुआ है, तो इन सर्कमस्टांसेस में अजी किया इन्वेस्टिगेशन कैन बी ऑर्डर्ड। इन्वेस्टिगेशन कैन बी ऑर्डर्ड। आय हाय, बस जी हां। और इस सेक्शन में पूरा इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस भी दिया हुआ है, पूरा इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस भी दिया हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन कैसा होता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम ऑर्डर करते हैं, फिर उनकी रिपोर्ट आती है, हम चेक करते हैं, सारा प्रोसेस है, बहुत ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो 11C टॉक्स अबाउट इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, बहुत ईजी चल रहा है। 11A, 11AA पढ़ा नहीं है, तो 11BC, तो 11A, 11B, 11C, 11A, 11B, 11C। 11A के अंदर हमने क्या पढ़ा कि बोर्ड को कभी भी लगता है तो प्रोहिबिट या रेगुलेट कर सकता है व्हाट? प्रोस्पेक्टस, ऑफर डॉक्यूमेंट, या फिर ऐसा कुछ भी, प्रोस्पेक्टस हो गया, ऑफर डॉक्यूमेंट हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, इन सबको रेगुलेट कर सकता है। 11B में हम लोग आए कि अगर उसको कभी भी लगा बोर्ड, तो बोर्ड कैन इशू डायरेक्शंस और लेवी पेनल्टी। उसके बाद में 11C में आए कि बोर्ड कैन इवन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन। तो पहले में प्रोहिबिट कर सकता है या रेगुलेट कर सकता है ऑफर डॉक्यूमेंट वगैरह को। नेक्स्ट के अंदर हमने पढ़ा इशू डायरेक्शन कर सकता है या फिर पेनल्टी लगा सकता है। एंड लास्टली अभी हमने पढ़ा दैट बोर्ड कैन आल्सो डू व्हाट? बोर्ड कैन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन। यस, दैट इज 11C। अब आते हैं 11D पे। 11D काफी इंटरेस्टिंग है, बट यहां पे कुछ है नहीं, मतलब आपके मॉड्यूल में कुछ दिया नहीं है 11D के बारे में, बट है बहुत इंटरेस्टिंग। 11D सिंपली टॉक्स अबाउट सीज एंड डिसिस्ट प्रोसीडिंग। सीज एंड डिसिस्ट प्रोसीडिंग, तो इसमें कुछ लिखा नहीं है, इतनी सी बात है कि बोर्ड कैन ऑर्डर, बस बोर्ड कैन ऑर्डर सीज एंड डिसिस्ट प्रोसीडिंग कि बोर्ड कभी भी ऑर्डर कर सकता है सीज एंड डिसिस्ट प्रोसीडिंग। कब ऑर्डर करेगा बोर्ड सीज एंड डिसिस्ट प्रोसीडिंग? अगर इफ
any person has violated, if any person has violated or is likely to violate any provision, अगर किसी व्यक्ति ने कोई प्रोविजन को वायलेट किया और ही इज लाइकली टू वायलेट एनी प्रोविजन, तो उस व्यक्ति के ऊपर सीज एंड डिसिस्ट प्रोसीडिंग लग सकता है. इट्स सिमिलर टू इंजंक्शन और एग्जैक्टली इंजंक्शन जैसा नहीं है. समझो इसमें कैसा होता है, इंजंक्शन का मतलब वो स्टे ऑर्डर होता है. यहां पे थोड़ा सा डिटेल में सीज एंड डिसिस्ट. मान लीजिए अंबानी के 10 बिजनेस है, अंबानी के 10 बिजनेस चल रहे हैं और वहां पे उनमें से सेबी को लगता है कि एक बिजनेस में यहां पे कुछ घपला है, तो सेबी अंबानी का ऑर्डर सीज एंड डिसिस्ट, रुक जाओ जो भी कर रहे हो, जो भी आपका ट्रांजैक्शन चल रहा है, जो भी आपका अमालगमेशन चल रहा है, मर्जर चल रहा है, रुक जाओ, सीज एंड डिसिस्ट, रुक जाओ, मत करो ये, मत करो ये, सीज एंड डिसिस्ट ऑर्डर. तो अगर कभी भी सेबी को लगता है कि कोई भी व्यक्ति, पर्सन इंक्लूड्स द कंपनी, राइट, कोई भी व्यक्ति अगर कुछ भी प्रोविजन को वायलेट कर रहा है, मतलब या तो उसने प्रोविजन का वायलेशन कर दिया है, कर रहा है, या फिर प्रोविजन का वायलेशन करने वाला है, इफ एनी पर्सन हैज वायलेटेड एनी प्रोविजन और अबाउट टू वायलेट एनी प्रोविजन, तो सेबी कैन पास सीज एंड डिसिस्ट ऑर्डर, रुक जाओ अभी के अभी. बस इतना सा आपके सिलेबस में, बस इतना सा. इसके ऊपर 1 घंटा बात की जा सकती है एक्चुअली. एक तो मैं थोड़ा सा अपने आपको कंट्रोल कर करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है यार. तो सीज एंड डिसिस्ट प्रोसीडिंग, अगर सेबी को लगता है इफ एनी पर्सन इज वायलेटेड एनी प्रोविजन और अबाउट टू वायलेट एनी प्रोविजन, सो सेबी कैन पास सीज एंड डिसिस्ट प्रोसीडिंग. बहुत ही बढ़िया. ये हो गया 11D. यहां पे 11 से आपका छुटकारा हो गया, यहां पे 11 से आपका छुटकारा हो चुका है. 11 इज डन हियर. इससे ज्यादा आपको 11 में अंदर कुछ भी नहीं लिखना है. एक बालिका पूछ रही है डेट्रीमेंटल के आगे क्या लिखा है. बेटा जी कहां पे कह रहे हो आप डेट्रीमेंटल के आगे? आप पहले पूछना चाहते शायद मुझसे. डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट और इन्वेस्टर. डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट और इन्वेस्टर. ठीक है, चलिए. ए गधे, कोई भी लिखने की कोशिश मत करना, मैंने कहा है मेरे साथ में समझो. उससे क्या होगा कि आपके दिमाग में भी से फिट हो जाएगा एंड ये याद हो जाएगा आपको. ठीक है, सो सेकंड टाइम लिखते टाइम एक और रिवीजन होता है. आप स्टडी समझ रहे हो? अरे गधों, मैं डायरेक्टली भी तो पढ़ा सकता हूं, लेकिन मजा इस चीज का है कि मेरे साथ में आप ध्यान दो एक बार, फिर आप लिखते टाइम दूसरी बार, तो मस्ती से दिमाग में बैठ जाता है. आप कोशिश करो कि जो मैं कह रहा हूं वो फॉलो करने की कोशिश करो. आफ्टर द चैप्टर सी ना, व्हाट इज द डिफरेंस? चलो, सीज एंड डिसिस्ट प्रोसीडिंग 11D. तो हमने क्या पढ़ लिया? 11A, 11B, 11C, 11D. 11A के अंदर हमने पढ़ा कि बोर्ड हैज द पावर टू प्रोहिबिट और रेगुलेट इशू ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट, प्रोस्पेक्टस, ये सब. 11B के अंदर हमने पढ़ा कि बोर्ड अगर कभी भी चाहे तो क्या कर सकती है? सबसे पहले ये सब चीजें पढ़ लिया, फिर बोर्ड कैन इशू डायरेक्शन और लेवी पेनल्टी. 11C में पढ़ा बोर्ड कैन इवल ऑर्डर, इन्वेस्टिगेशन, और 11D में पढ़ा सीज एंड डिसिस्ट ऑर्डर भी पास कर सकता है बोर्ड. तो ये सब कहीं ना कहीं बोर्ड की ताकतें चल रही है. अब 11 से हटते हुए हम जा रहे हैं 12 में. अब इजी सेक्शन है, इतने इजी सेक्शंस के मैं आपको क्या बताऊं. 12 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. फोकस मेरे साथ. क्या लिख रहा हूं? ऑल द इंटरमीडियरीज have to obtain certificate of registration from SEBI. खत्म हो गया सेक्शन. अजी सेक्शन खत्म हो गया. बस इतनी सी बात है कि जितने भी आपको सिक्योरिटीज मार्केट में कुछ भी करना है, मैंने कितने एग्जांपल दिए. अंडर राइटर बनना है, ब्रोकर बनना है, मर्चेंट बैंकर बनना है, आपको डीपी बनना है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बनना है, आपको कुछ भी बनना है, आपको सेबी से रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा, सेबी में रजिस्ट्रेशन लेना ही होगा. एज इजी एज दैट. क्लियर है? तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ऑल द इंटरमीडियरीज हैव टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सेबी. क्लियर है? बस इसमें एक और बात बता देता हूं कि सेबी के पास एक राइट होता है कि कभी भी अगर मान लीजिए हमने किसी को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन बाद में हम उसे सस्पेंड करना चाहते हैं या सर्टिफिकेट को कैंसिल करना चाहते हैं, सेबी कर सकता है. फॉर एग्जांपल, सेबी ने किसी को ब्रोकर बना दिया, ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन दे दिया, लेकिन बाद में वो मस्ती कर रहा है, मतलब वो इलजिट एक्टिविटीज कर रहा है, तो सेबी उसके रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड या कैंसिल भी कर सकती है. ठीक है, ये ऑब्वियस सी बात है. अजी बस फिर आ रहा है 12. बस मेरे साथ बने रहना. हमें सिर्फ कहां तक जाना है? कुछ 2-3 चीजें और पढ़नी है और 15 तक जाना है. बहुत आसान है, ये हम पूरा ओवरव्यू ले रहे हैं और उसके बाद हम उनको अच्छे से पढ़ते हैं. बस यहां से आपको समझ में आता है कि बस इतनी ही चीज है जो आपको ध्यान रखनी होती है. देन कम्स 12. 12 टॉक्स अबाउट कुछ भी नहीं, बस हेडिंग ही काफी है इसका. प्रोहिबिशन ऑफ मैनिपुलेटिव
हाँ हाँ ऐसे मत देखो, राइटिंग इंप्रूव कर देगा मैं, ठीक है गधों इधर ध्यान दो। प्रोहिबिशन ऑफ मैनिपुलेटिव एंड डिसेप्टिव डिवाइसेस, इंसाइडर ट्रेडिंग एंड substantial acquisition of securities और कंट्रोल। ठीक है, तो 12A के अंदर कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, जो इसका हेडिंग है वही इसका एक्सप्लेनेशन है। हेडिंग क्या है कि 12A कहता है कि यू हैव टू प्रोहिबिट, बोर्ड आस्क्स यू टू प्रोहिबिट व्हाट, मैनिपुलेशन एंड डिसेप्टिव डिवाइसेस, कि आपने स्टॉक एक्सचेंज में ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि आप किसी भी तरह से मैनिपुलेट करें। एक बहुत पॉपुलर केस हुआ था, अगर आपने पढ़ा होता, एनएसई का डार्क फाइबर केस करके केस हुआ था, बहुत बेहतरीन, बहुत पॉपुलर होता केस, जिसके अंदर कुछ लोगों ने, मतलब अगर मैं आपको एकदम क्रक्स में बताऊं तो ऐसा था कि एक अनऑथराइज्ड इंटरनेट प्रोवाइडर था, उसने केबल्स के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड किए थे, जिससे कि कुछ ब्रोकर्स को जो शेयर प्राइस चेंज होती थी ना, वो कुछ माइक्रो सेकंड्स पहले पता चल जाती थी। एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। लेकिन यहां पर कैसे यारों, आपको लग रहा है माइक्रो सेकंड से क्या फर्क पड़ता है? अरे यारों, करोड़ों का फर्क पड़ सकता है। तो इसलिए यहां पे इतना सा है कि ऐसा कोई भी आपको डिसेप्टिव डिवाइस भी नहीं लगाना है, लगाया तो भाई 12A में आपको पकड़ के अंदर कर देंगे। इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करनी है, सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स और कंट्रोल भी आपको लीगली करना है। मैंने आपको बताया था बातों ही बातों में, एक टेक ओवर रेगुलेशन होता है जो लिमिट लगाता है कि आप कितने शेयर्स को अक्वायर कर सकते हो एट अ टाइम, राइट? तो वो उन सब चीजों का ध्यान रखना है। 12A सिंपली सेज प्रोहिबिशन ऑफ मैनिपुलेटिव and deceptive devices, insider trading and substantial acquisition of shares or control। बस, कुछ explanation नहीं है इसका, बस ये the name in itself is the explanation। 13, हाथ फैला दो, थोड़े से हाथ फैला दो, ग्रांट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कुछ भी नहीं, इसका भी एक्सप्लेनेशन इसमें भी यही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, अजी ग्रीन पेन आओ ना, सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स ग्रांट to SEBI for the purpose of the act, कि SEBI को SEBI एक्ट का पूरा पर्पस अचीव करना है ना, for the purpose of the act। कुछ है ही नहीं, जबरदस्ती लिख रहा हूं मैं तो ग्रांट भाई साहब के सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स पार्लियामेंट उसको अप्रूव करती है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट वो ग्रांट ऑथराइज करता है SEBI को। तो सेक्शन 13 सेज कि भाई साहब SEBI जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से बिल्कुल ग्रांट लेगा, अदरवाइज जिएगा कैसे? अजी जिए तो जिए कैसे? चलिए, और इसके बाद में आपके सिर्फ 2 हैं, और 2 भी इतने आसान है कि भाई साहब आप हंस दोगे कि सर कहीं हम सीए फाउंडेशन में तो वापस नहीं आ गए। इधर आओ, 14 फंड की बात करता है, सेक्शन 14 फंड की बात करता है। ये क्या कहता है? देयर विल बी अ फंड विद द नेम ऑफ सेबी जनरल फंड, देयर विल बी अ फंड विद द नेम ऑफ सेबी जनरल फंड, इस नाम से एक फंड होगा सेबी जनरल फंड। हमारे लिए इस सेक्शन में क्या दिया हुआ है? 2 चीजें दी है कि इस फंड में पैसा आएगा कहां से, कि पैसा क्रेडिट कैसे होगा, कौन सा पैसा आएगा, और ये पैसा कहां पे यूटिलाइज होगा। बस ये 2 चीजें इस सेक्शन ने दी है। तो सेक्शन ने कहा है कि एक सेबी जनरल फंड बनाओगे, जो भी आपको गवर्नमेंट से ग्रांट मिल रही है, जो भी आपको फीस मिल रही है, या आप इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन करवाते हो ना, तो इस टाइम पे आप एक फीस चार्ज करते हो। ये जो भी आपको ग्रांट मिल रही है, जो भी फीस मिल रही है, ये कोई भी आप चार्जेस ले रहे हो, कोई भी आपकी अदर सोर्स ऑफ इनकम है, फाइन वाइन कुछ भी, तो कोई भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है ना, ग्रांट, फीस, चार्जेस, जिस भी नाम से सेबी का पैसा आता है, ये सब इस अकाउंट में क्रेडिट होता है। मतलब सेबी का जो भी पैसा है वो इसी अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, अब इसकी यूटिलाइजेशन क्या है समझो। सबसे बेसिक चीज, तो इतने सारे लोगों को अपॉइंट किया आपने, उन सबकी सैलरी कौन देगा? सैलरी कॉमा अलाउंसेस, सैलरी अलाउंसेस रेम्यूनरेशन जिसे आप कहते हैं, एंड रेम्यूनरेशन सारे ऑफिशियल्स वगैरह का। उसके बाद में समझना ध्यान से, एक्सपेंस ऑफ बोर्ड, एक्सपेंस ऑफ सेबी ऑन सेक्शन 11, ऐसा लिखा है इस सेक्शन में कि सेक्शन 11 के कारण जो एक्सपेंस हो रहा है वो भी तो इसी ग्रांट से आएगा। सेक्शन 11 क्या है? पावर्स का सेक्शन।
तो ये पावर्स मतलब इतने सारे जो पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, तो उसका पैसा कहां से आएगा? फंड से ही आएगा। सही बात है। एंड लास्ट इज एक्सपेंस ऑफ बोर्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स ऑफ एक्ट, कि हमारे एक्ट के ऑब्जेक्ट है ना पीपीआर, टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर, टू प्रमोट द सिक्योरिटीज मार्केट एंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट। ये जो हमारा पूरा एक्ट का ऑब्जेक्ट है, उसके लिए भी तो पैसा लगेगा। तो ये हो गया इस सेबी जनरल फंड का क्रेडिट। कहां से होगा? जो भी ग्रांट इनकम चार्ज है। और खर्च कहां होगा? सबकी सैलरी दे दो, और हमारे सेक्शन 11 में जो पावर है उसके लिए, और उसके अलावा जो ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट के लिए पैसा चाहिए, सब यहीं से आने वाला है। एंड हमारे इस सीरीज का, इस चार्ट का जो आखिरी सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 15। इसके बाद में 15 ABCD चालू हो जाता है, जो पूरा पेनल्टी से बात करता है। दैट इज अबाउट अकाउंट्स एंड ऑडिट। नहीं, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं कि इससे आसान तो कुछ भी नहीं है। इधर आओ। अकाउंट्स एंड ऑडिट क्या कहता है ये? सेबी को, इट सेज सेबी हैज टू मेक एनुअल financial statements. Thereafter, these annual financial statements will be audited by CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। CAG खुद करता है या फिर किसी को अपॉइंट करता है करने के लिए, ठीक है? तो CAG ऑडिट करेगा, और उसके बाद में ये जो ऑडिट होने के बाद में ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये जाते हैं कहां पे भाई साहब? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, मतलब एक्चुअली पार्लियामेंट में। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड किया जाता है, एंड इट इज लेड बिफोर बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। यस पीपल, और यहां पे खत्म हो गया जो मुझे बता रहा था। मेरी बात को समझना अच्छे से यारो। यस, वी आर ऑफ कोर्स गोइंग टू टेक सम टाइम, बट आई विल एंश्योर कि इन टॉपिक्स में आपका, मतलब पहली चीज तो करियर में आगे जहां भी जरूरत पड़ेगी टॉपिक्स आपके खून में होंगे पॉजिटिव, और दूसरा एग्जाम में एक मार्क भी इधर का उधर नहीं होगा। तो ये मैं आपको आश्वासन देता हूं, ठीक है ना? तो इसके ध्यान से हमने क्या किया है, हमने यारो यहां पे पार्ट 3 जो चार्ट 3 है, वो चार्ट 3 यहां पे डन कर लिया है। चार्ट 3 यहां पर डन कर लिया है। चार्ट 3 डोंट यू थिंक इज सुपर इजी? सर इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ अ चार्ट। अरे आई नो, बट दिस इज अ सीक्वेंस, राइट? तो चार्ट 3 सुपर इजी। देखो चार्ट 3 में क्या क्या है। सबसे पहले था 11 ABCD। सबसे पहले 11 ABCD है, वो क्रिटिकल है, वो हमें याद है। 11 ABCD। 11A क्या था? बोर्ड्स पावर टू रेगुलेट और प्रोहिबिट एडवर्टीजमेंट बोलो, ऑफर डॉक्यूमेंट बोलो, प्रोस्पेक्टस बोलो। बी क्या था? बोर्ड्स पावर टू इशू डायरेक्शन और लेवी पेनल्टी। सी क्या था? बोर्ड्स पावर टू इन्वेस्टिगेट। डी क्या था? बोर्ड्स पावर टू ऑर्डर सीज एंड डिसमिस प्रोसीडिंग। फिर 11 खत्म हुआ, फिर इजी चालू हो गए। 12 क्या था? 12 तो शुरू से पढ़ रहे ना, सारे इंटरमीडिएट्स हैव टू बी रजिस्टर्ड। ये 12 में पढ़ा। उसके बाद 13 क्या था? 12 की हेडिंग में ही खत्म हो गया। 12A बोलता है अरे प्रोहिबिशन ऑन व्हाट? मैनिपुलेटिव डिसेप्टिव डिवाइसेस, इनसाइडर ट्रेडिंग एंड एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। एक्विजिशन ऑफ शेयर्स मतलब अलाउड तो है, बट लिमिट के बाहर अलाउड नहीं है। एंड देन 12 के बाद 13 ग्रांट। अब 13, 14 से 15 तो लाइन में ना, सीक्वेंस में भूल ही नहीं सकते आप। 13 इज अबाउट ग्रांट। ग्रांट कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। 14 इज अबाउट सेबी का जो फंड है, सेबी जनरल फंड, उसके ये सोर्सेज यूटिलाइजेशन है। एंड 15 इज ऑल अबाउट अकाउंट्स एंड ऑडिट की जो फंड है और सेबी, उसका पूरा ऑडिट होगा, CAG करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। जस्ट टेल मी वेदर इट इज इजी और सुपर इजी। इकबालिका पूछ रही है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसके? अरे बेटा जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेबी के। सेबी हैज टू मेंटेन अकाउंट्स और उसके पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सेबी। सेबी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट ना, तो सेबी को प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, और सेबी के अकाउंट्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सेबी के अकाउंट्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सेबी के एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल बी ऑडिटेड बाय CAG एंड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। अब यारों मुझे आप बताओ, ये वाला पार्ट अभी हम और भी पढ़ेंगे, डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं ऑफ कोर्स हमारे नोट से, बट मुझे बताओ, डोंट यू थिंक ये जो चार्ट 3 है, ये टेल मी ये इजी है या सुपर इजी है? इकबाल को ऑलरेडी बोल दिया कि सरकार सुपर इजी है। डोंट थिंक, एक तो मैं आपको कह रहा हूं, मतलब इफ यू हैव अ नाइस बेस ना, तो आपको वो रटना नहीं पड़ेगा। आई एश्योर यू दैट इफ यू हैव अ नाइस बेस एंड यू विल नॉट इवन मिस अ मार्क हियर। क्लियर है यार? चलो नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है जो आपको इतना पसंद नहीं है? ये सारे सेक्शंस हम हमारे नोट से पढ़ने वाले हैं, बट दैट इज अ नेसेसरी पार्ट ना, कर लेंगे हम लोग साथ में, ठीक है? लेकिन उसके पहले आप बच्चों ने क्या करना होगा, आज आपसे एक अपेक्षा है मेरी, चार्ट 3 में
ये पूरा पेन डाउन कर लो। ये जो मेरी बुरी हैंडराइटिंग है इसको आज आप अपनी अच्छी सुंदर हैंडराइटिंग में पेन डाउन कर लो चार्ट 3 के नाम से, ठीक है। एंड टुमारो व्हाट वील डू इज वील रैप अप चार्ट 3 इन अ स्ट्रक्चर्ड फैशन। चार्ट 3 पूरा खत्म कर लेंगे हम लोग। क्लियर बेटा जी? फुल स्पीड में पेन इट डाउन, फुल स्पीड में पेन इट डाउन। चार्ट 3 करके पेन डाउन कर लो। अभी तक आपने चार्ट 1 पेन डाउन किया हुआ है, चार्ट 2 पेन डाउन किया, चार्ट 3। इसका फायदा क्या है? एक मतलब सीए के अंदर एक सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या होता है कि एग्जाम के एक दिन पहले इतने बड़े सिलेबस को हम कैसे पढ़ेंगे। सो व्हेन यू हैव अ समरी नोट्स लाइक दिस तो यू गोइंग टू लव इट कि हाँ ठीक है ना, डिटेल रिवीजन के टाइम पे सब कुछ पढ़ा एंड देन यू गॉट अ समरी नोट्स रेडी कि एग्जाम के एक दिन पहले सब करके रिवाइज हो जाएगा। ओके चल, अब यारों आपने क्या करना है, बस इसको पेन डाउन करना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस पेशेंस। आई विल सी यू पीपल टुमारो फॉर द नेक्स्ट सेशन एंड वील रैप अप दिस पार्ट सी, पार्ट द थर्ड चार्ट, चार्ट 3 एंड देन आफ्टर वी गोइंग टू गो अहेड पेनल्टीज। आय हाय 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 नाच लेंगे पेनल्टीज के अंदर हम लोग। चलिए यारो, tomorrow means Monday, tomorrow means Monday, yes, tomorrow means Monday people, okay. Chalo, so that'll be all for this session. Thank you so much for your nice patience people. Just pen it down and that'll be all okay. Pen it down, yeah. Yes people, yeah. कौन से सेक्शन की बात कर रहे हो जैन साहब आप? यहां पर 11B. So after inquiry, first is for interest of investor, second is development of securities market, third is to prevent the affairs to be conducted in a manner detrimental. Are you understanding now? To prevent the affairs to be conducted in a manner detrimental. And fourth, to secure proper management. Are you people understanding now? Are you people understanding now? After an inquiry, for interest of investor, next is development of securities market, next is to prevent the affairs to be conducted in a manner detrimental, and fourth, to secure proper management. Are you able to read now? Can you pen it down? कल से सुंदर से लिखूंगा, एकदम सुंदरता से लिखूंगा, ठीक है यारों? चलिए।
ओफो ओफो ओफो, चलिए आ रहा हूं। माइक ऑफ था, मैंने ऑन कर दिया है। मैंने कुछ बोला नहीं वैसे भी, मैंने बस ये कहा कि आई होप यू पीपल हैव रिटन इट ऑल। आई होप यू पीपल हैव रिटन इट ऑल। चलिए, एंड आई गेस यू पीपल हैव अंडरस्टूड व्हाट इज रिटन हियर। After an inquiry for the interest of investor, for development of securities market, to prevent the affairs to be conducted in a manner detrimental, to prevent the affairs to be conducted in a manner detrimental, and last is to secure proper management. और मैंने आपको ये वादा दिलाया कि अगली बार से एकदम सुंदर हैंडराइटिंग में लिखूंगा मैं। ठीक है यारो, चलिए क्लियर है। माइक एनीवेज ऑफ कर दिया तो लेक्चर इज ओवर, जस्ट पेन इट डाउन एंड दैट विल बी ऑल फॉर द सेशन। वंस अगेन टाटा बाय बाय, एंड आई होप यूर ऑल विथ मी, राइट?
चलिए यारों, सो दिस वाज द फाइनल गुड बाय, आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय।